हेलो एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल अर्निंग विद कोमल। आज की इस वीडियो में लेकर आए हैं मैनेजमेंट प्रोसेस एंड ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की यूनिट 1, जिसमें हम लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करेंगे और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की ही रिवीजन करेंगे। एंड जो है वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, बिकॉज हम इसमें एमडीयू के सिलेबस के अकॉर्डिंग, जो हमारा सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ही हम लोग टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है जस्ट बिकॉज थ्योरी पेपर है, तो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स आने बहुत ज़रूरी हैं। अगर हमें कॉन्सेप्ट आता है तो हम कोई भी क्वेश्चन उससे रिलेटेड अटेम्प्ट कर सकते हैं, चाहे क्वेश्चन थोड़ा सा इनडायरेक्ट वे में पूछा जाए, चाहे डायरेक्ट वे में पूछा जाए, बट उसके लिए कॉन्सेप्ट्स आने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो यूनिट 1 में हम आज फुल रिवीजन करेंगे, बट इसमें सिर्फ और सिर्फ हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की ही रिवीजन करेंगे। ठीक है, तो अभी मैं आपको बता देती हूँ क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने चूज करे हैं एज पर माय ओपिनियन, क्या क्या इंपॉर्टेंट है जो आ सकता है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो, ये सारे टॉपिक्स जो हैं हम लोग कवर करेंगे, जैसे कि मीनिंग एंड डेफिनेशन, ऑब्वियसली ये तो हमें आना ही चाहिए। नेचर एंड स्कोप ऑफ मैनेजमेंट हम लोग कवर करेंगे, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज इवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें सारी मैनेजमेंट की अप्रोचेज आती हैं, चाहे वो क्लासिकल अप्रोच हो, अर्ली क्लासिकल हो, साइंटिफिक मैनेजमेंट अप्रोच हो, न्यू क्लासिकल अप्रोच हो, उसके अलावा हमारी मॉडर्न मैनेजमेंट अप्रोच हो। बहुत सारी इसमें मतलब बहुत काफ़ी वास्ट टॉपिक है इवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें हमें कॉन्सेप्ट्स आने जरूरी है, बिकॉज इसके अंदर से ही क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मतलब जरूरी नहीं है कि आपका ये बोला जाए कि हाँ इवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट लिख दो, नहीं, उसके अंदर से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है बहुत ज़्यादा यूनिट 1 का। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट वेरी वेरी इजी टॉपिक, जिसमें हमें 5 फंक्शंस एक्सप्लेन करने होते हैं एंड उनके एग्जाम्पल्स के साथ। मैनेजरियल कॉम्पिटेंसी, और ये जो छठा टॉपिक है दैट इज इमोशनल इंटेलिजेंस एंड वर्क प्लेस, ये मैंने इसलिए लिया बिकॉज लास्ट ईयर जो है ये क्वेश्चन पूछा नहीं गया था, तो हो सकता है, प्रोबेबिलिटी है इस क्वेश्चन को आने की, इसलिए ये टॉपिक भी मैं इस वीडियो में कवर करूंगी। मतलब एक चांस है कि शायद यहाँ से क्वेश्चन आ जाए। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो सबसे पहले बात करेंगे मीनिंग, नेचर एंड स्कोप ऑफ मैनेजमेंट की, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट में मैंने यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी डेफिनेशन ली है, जो हम हर बार पढ़ते आ रहे हैं, जो आईआईएम्स में भी इस डेफिनेशन को पढ़ा जाता है। तो वही डेफिनेशन मैंने लिया जो सबसे ज़्यादा फेमस डेफिनेशन है, दैट इज अकॉर्डिंग टू हैरोल्ड कुंट्स। तो हैरोल्ड कुंट्स ने जो हमें डेफिनेशन दी है वो क्या दी है कि मैनेजमेंट एक आर्ट है, जिसमें हम लोग, देखो पहले हम इसको पढ़ते हैं कि क्या लिखा है, उसके बाद इसको समझते हैं। ठीक है, देखो इन्होंने क्या बोला, मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू एंड विद दी पीपल इन फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स। तो यहाँ पे इन्होंने क्या बोलने की कोशिश की कि मैनेजमेंट एक आर्ट है। आर्ट क्या होती है? आर्ट का मतलब ये होता है कि जब हम किसी चीज़ की नॉलेज लेते हैं और जब हम उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं अपने अंदाज से, राइट, वो होती है आर्ट। तो मैनेजमेंट भी एक आर्ट है, जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, हम पीपल यानी कि लोगों से काम करवा रहे हैं, गेटिंग थिंग्स डन, जो भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन के टास्क हैं उनको पूरा करवा रहे हैं। किसके थ्रू करवा रहे हैं? लोगों से, लोगों के थ्रू करा रहे हैं और लोगों के साथ मिलके करवा रहे हैं। तो मैनेजमेंट क्या है? एक आर्ट है, जिसमें हम लोग जो भी ऑर्गेनाइजेशनल टास्क हैं, जो भी ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनको पूरा करवा रहे हैं, उनको कंप्लीट करवा रहे हैं लोगों के द्वारा। और ये जो लोग हैं ये फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स हैं। मतलब फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स का मतलब ये होता है कि जब भी हम एक ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो वहाँ पे जितने भी लोग काम करते हैं वो फॉर्मली, मतलब उनका जो रिलेशन होता है वो फॉर्मल होता है, प्रोफेशनल रिलेशन होता है। हर एम्प्लॉय जो है उसको उसकी स्किल्स के अकॉर्डिंग काम दिया गया है। तो मतलब हर किसी का जो रिलेशन है वो फॉर्मल रिलेशन है। तो ये जो ग्रुप्स बनाए जाते हैं, फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स की बात हो रही है कि ये जो लोग हैं वो फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड है। मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन में अगर बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं तो सब डिपार्टमेंट्स के डिफरेंट डिफरेंट लोग हैं और उनकी उसके अकॉर्डिंग एक्टिविटीज़ है, उसके अकॉर्डिंग उनके टास्क हैं। तो इट इज़ एन आर्ट ऑफ क्रिएटिंग एन एनवायरमेंट। मतलब मैनेजमेंट एक ऐसी आर्ट है जिसमें आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक ऐसा एनवायरमेंट क्रिएट करते हो जिसमें लोग अपना परफॉर्म करते हैं, ऑब्वियसली लोग अपने टास्क को कंप्लीट करते हैं, लोग अपना काम बहुत अच्छे से करते हैं, एंड इंडिविजुअल्स एंड कैन कोऑपरेट टुवर्ड्स अटेनमेंट ऑफ ग्रुप गोल्स। ऑब्वियसली ये जो लोग काम कर रहे हैं ये क्यों कर रहे हैं? बिकॉज ग्रुप गोल्स को अचीव करने के लिए। और ऑब्वियसली ये जो ग्रुप गोल है यही हमारे ऑर्गेनाइजेशन के गोल को बोलते हैं। तो एक बार और हम इसको पढ़ेंगे ताकि हमें बिल्कुल याद हो जाए। मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू एंड विद दी पीपल इन फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स। ये एक ऐसी आर्ट है, इट इज एन आर्ट ऑफ क्रिएटिंग एन एनवायरमेंट इन विच पीपल कैन परफॉर्म एंड इंडिविजुअल्स एंड कैन कोऑपरेट टुवर्ड्स अटेनमेंट ऑफ ग्रुप गोल्स। तो ऑब्वियसली किसी भी गोल को अचीव करने के लिए लोगों का कोऑपरेशन होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आप एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करके ही काम करोगे तभी आप गोल्स को अचीव कर पाओगे। अगर एक दूसरे से झगड़ते रहोगे, कोऑपरेट नहीं करोगे, तो गोल्स कैसे अचीव होंगे ऑर्गेनाइजेशन के? नहीं हो सकते। तो इसीलिए मैनेजमेंट एक वो आर्ट है जिसमें आप एक ऐसा एनवायरमेंट क्रिएट करते हो जिसमें लोग अपना काम अच्छे से करते हैं और वो एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करके काम करते हैं और ग्रुप गोल्स यानी कि ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव करते हैं। तो ये थी हमारी मैनेजमेंट की डेफिनेशन या फिर मीनिंग, जो आप लिख सकते हो। और भी आप इसमें एग्जाम्पल्स डाल सकते हो कि हाँ भाई एक होटल में, एक ऑफिस में, एक बिना मैनेजमेंट के क्या हो सकता है, या मैनेजमेंट होगा तो क्या होगा और नहीं होगा तो क्या होगा। अब मैनेजमेंट का अगर मीनिंग आता है, फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन में पूछा जाता है व्हाट इज मैनेजमेंट, तो एक ये डेफिनेशन आप लिख सकते हो, साथ में आप मैनेजमेंट के फीचर्स वहाँ पे लिख सकते हो। अब हम फीचर्स की बात करेंगे यानी कि नेचर की। ठीक है, ये जो अगला टॉपिक है दैट इज नेचर, ये आप मेंशन कर सकते हो व्हाट इज मैनेजमेंट में भी, क्योंकि इसमें क्या होगा कि आपका जो है थ्योरेटिकल बहुत अच्छा अटेम्प्ट हो जाएगा। चाहे नेचर का पूछा ना हो बट आप वहाँ पे मेंशन कर दो, क्योंकि ये मैनेजमेंट के बारे में ही बता रहा है। व्हाट इज मैनेजमेंट, मैनेजमेंट होता क्या है उसके बारे में ही ये एक्सप्लेन कर रहा है। तो यहाँ पे मैंने एक बड़ा
एक फ्लो चार्ट इसलिए लिया बिकॉज हम जब एग्जाम में क्वेश्चन करते हैं ना तो हमें फ्लो चार्ट की बहुत जरूरत होती है ताकि हमारा एक पेज बड़ा अच्छे से डेकोरेट हो जाए और जब एग्जामिनर उसको चेक करता है तो उसको लगता है कि हाँ बच्चे ने बहुत अच्छे से सारे पॉइंट्स हाईलाइट किए हैं, इसका मतलब बच्चा पढ़ के आया है, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारे हमारे जो है नेचर ऑफ मैनेजमेंट गिवन है, जिसमें मैनेजमेंट को बोला गया कि ये कॉन्टिन्यूअस एक्टिविटी है, ये गोल ओरिएंटेड है, ये इंटीग्रेट करता है ह्यूमन, फिजिकल और फाइनेंशियल रिसोर्सेज को। मैनेजमेंट जो है वो यूनिवर्सल है। अभी हम एक एक करके इसको एक्सप्लेन भी करेंगे, अभी तो मैं सिर्फ आपको एक फ्लो चार्ट दिखा रही हूँ, इसको एक एक पॉइंट को हम एक्सप्लेन करेंगे, गॉट इट। मैनेजमेंट को साइंस भी बोला गया, मैनेजमेंट को आर्ट भी बोला गया। मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी है, मैनेजमेंट में हम डिसीजन लेते हैं, मैनेजमेंट मल्टी डिसिप्लिनरी है, यानी कि बहुत सारे डिसिप्लिन से मैनेजमेंट को लिया गया, बहुत सारे सब्जेक्ट्स से मैनेजमेंट को लिया गया है। तो सबसे पहले बोला गया मैनेजमेंट जो है वो गोल ओरिएंटेड है। गोल ओरिएंटेड ऑब्वियसली हम लोग मैनेजमेंट क्यों कर रहे हैं, मैनेजमेंट ऑलवेज एम एट अचीविंग सर्टेन स्पेसिफाइड ऑब्जेक्टिव। हर एक ऑर्गेनाइजेशन का कुछ ना कुछ गोल्स होते हैं और उनको अचीव करने के लिए मैनेजमेंट जो है वो हेल्प करता है। मैनेजमेंट का इसीलिए एम होता है कि हम लोग जो है ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पाएं। जैसे इन्होंने एक एग्जाम्पल भी दिया कि अगर एक कंपनी ये डिसाइड करती है कि वो 10,000 कार्स को बेचेगी एक साल में, तो ये उस कंपनी का गोल हो गया। तो अब मैनेजमेंट कैसे हेल्प करेगा, तो मैनेजर क्या करेगा, मैनेजर जो है वो ऑर्गेनाइज करेगा, प्लान करेगा कि 10,000 कार बेचने के लिए हमें क्या क्या एक्टिविटीज करनी पड़ेंगी ताकि हम अपने टारगेट को अचीव कर पाए। तो मैनेजमेंट उसमें हेल्प करेगा, मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट्स उसमें हेल्प करेंगे हमें। मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट्स क्या है, मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट्स है प्लानिंग करना, ऑर्गेनाइजिंग करना, स्टाफिंग करना, डायरेक्शन देना लोगों को, रिसोर्सेज का अच्छे से यूज करना और कंट्रोलिंग करना, कंट्रोलिंग इन द सेंस कि मिनिमाइज करना वेस्टेजेस को और जिससे हमारा आउटपुट बेटर हो, कॉस्ट कम आए। तो ये सारे मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट्स हम लोग अप्लाई करते हैं अपने गोल्स को अचीव करने के लिए, इसीलिए मैनेजमेंट को गोल ओरिएंटेड बोला गया है। उसके बाद बोला गया मैनेजमेंट एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। कॉन्टिन्यूअस इसलिए कि एक ऐसा नहीं है कि आपने एक बार प्लानिंग कर दी, एक बार ऑर्गेनाइजिंग कर दी, एक बार स्टाफिंग कर दी तो काम हो गया। नहीं नहीं नहीं, ऑर्गेनाइजेशन चलता रहता है। ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजमेंट के जो कॉन्सेप्ट्स है या मैनेजमेंट जो है वो हमेशा वहाँ पे प्रेजेंट रहता है। और मैनेजमेंट ऐसा नहीं है कि एक बार कर दिया हमने सारी चीज़ तो खत्म, नहीं नहीं नहीं, डेली बेसिस पे प्लानिंग होगी, डेली बेसिस पे जो है सारी चीज़ें एग्जीक्यूट होंगी, राइट। तो मैनेजमेंट एक ऑन गोइंग प्रोसेस है, ये नहीं है कि आपने एक बार चीज़ कर दी तो खत्म, नहीं नहीं भाई, रोज रोज करना है, रोज रोज आपको कुछ ना कुछ प्लानिंग करनी पड़ेगी, रोज रोज आपको मैनेजमेंट करना पड़ेगा। ऑन गोइंग प्रोसेस है। इसमें आपका ऑब्वियसली प्रॉब्लम्स हैंडल तो रोज ही करनी पड़ेंगी, बिकॉज प्रॉब्लम्स आएंगी, डेली बेसिस पे आएंगी, इश्यूज आएंगे, चैलेंजेस आएंगे, यू हैव टू फेस एज अ मैनेजर। तो देखो यहाँ पे इन्होंने प्रोसेस भी बताया कि पहले प्लानिंग करते हैं, फिर ऑर्गेनाइजिंग करते हैं, देन स्टाफिंग करते हैं, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। हमारे मैनेजमेंट के फंक्शंस भी एज यू नो, ठीक है। तो इसलिए मैनेजमेंट एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, ये नहीं कि आपने एक बार कर दिया तो खत्म। नेक्स्ट आता है दैट इज मैनेजमेंट इज यूनिवर्सल। यूनिवर्सल इसलिए बोल रहे हैं बिकॉज यूनिवर्सल यानी कि हर जगह एप्लीकेबल है मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट्स। इट इज यूनिवर्सल इन नेचर, इट इज अप्लाइड इन ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हर तरीके का ऑर्गेनाइजेशन में इसकी रिक्वायरमेंट है, चाहे वो इकोनॉमिक हो, सोशल हो, पॉलिटिकल हो। इसीलिए जरूरी है सभी टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशन या सभी टाइप ऑफ बिजनेसेस के लिए जो है मैनेजमेंट जो है वो ज़रूरी है। और मैनेजमेंट इस देखो हर जगह, चाहे हम स्कूल चले जाएं, चाहे हम टेंपल चले जाएं, चाहे हम किसी कंपनी में चले जाएं, चाहे हम कोर्ट चले जाएं, हर जगह पे आपको मैनेजमेंट दिखेगा, हर जगह पे आपको मैनेजमेंट महसूस होगा, ठीक है। तो इसीलिए बोला गया कि सभी टाइप की ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो इकोनॉमिक्स हो, चाहे वो सोशल हो, चाहे पॉलिटिकल हो, हर जगह इसकी रिक्वायरमेंट है। हर जगह प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग चीज़ों को सारी चीज़ों से अच्छे से मैनेज करना, ये हर जगह होता है। मैनेजमेंट एक ग्रुप एफर्ट है। ऑब्वियसली एक कोई मैनेजर अकेला तो कुछ नहीं कर पाएगा ना, सारे कॉन्सेप्ट अप्लाई जो करने हैं, सारी जो एक्टिविटीज़ रन करनी है, इंस्टीट्यूशन को चलाना है, ऑर्गेनाइजेशन को रन करना है, तो उसके लिए लोग चाहिए, उसके लिए ग्रुप एफर्ट चाहिए। एक पर्सन पूरा का पूरा इवेंट मैनेज नहीं कर सकता, एक पर्सन पूरा का पूरा बिजनेस रन नहीं कर सकता, लोग चाहिए, हर जगह चाहिए। मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स वर्किंग विद पीपल टू अचीव कॉमन गोल। आप अकेले कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हाँ जब आप लोगों के साथ मिल के काम करते हो, जब ग्रुप एफर्ट होता है, तब आप ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव कर सकते हो। जैसे उन्होंने एक एग्जाम्पल भी दिया, क्या एग्जाम्पल दिया है कि इफ अ फर्म वांट्स टू लॉन्च अ न्यू प्रोडक्ट, एक फर्म है वो नया प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहती है, तो इस पर्पस के लिए मार्केटिंग मैनेजर जो है वो सेल्स डिपार्टमेंट के साथ क्या करेगा, कंसल्ट करेगा। ऊपर से ऑब्वियसली मार्केटिंग के लिए आपको क्या चाहिए, पैसे की जरूरत है, फाइनेंस डिपार्टमेंट से भी कंसल्टेंसी लेनी पड़ेगी, मतलब उनसे भी बात करनी पड़ेगी। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, ऑब्वियसली वो प्रोडक्ट बना कौन रहा है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बना रहा है। तो ये सब जो बात कर रही हूँ ना, ये सारे डिपार्टमेंट इंटर रिलेटेड हैं, ठीक है। तो ये लोग क्या करेंगे, मिल के फॉर्मुलेट करेंगे पॉलिसी अपने टारगेट को अचीव करने के लिए। टारगेट क्या है, नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है। और ऑब्वियसली टारगेट क्या है, टारगेट है कि मार्केट में वो सक्सेसफुली लॉन्च हो, कस्टमर को उसके बारे में अवेयरनेस हो, कस्टमर उस प्रोडक्ट को खरीदे, तब हम बोलेंगे कि एक नया प्रोडक्ट सक्सेसफुली लॉन्च हुआ है। तो इसीलिए बोला गया मैनेजमेंट एक ग्रुप एफर्ट है, जिसमें ऐसा नहीं कि एक अकेला मैनेजर सब कुछ चीज़ें कर लेगा, नहीं नहीं नहीं, सब मैनेजर्स की जरूरत पड़ेगी, सब लोगों की जरूरत पड़ेगी, ग्रुप एफर्ट है ये। उसके बाद मैनेजमेंट जो है वो ह्यूमन, फिजिकल और फाइनेंशियल रिसोर्सेज को भी क्या करता है, जोड़ता है, इंटीग्रेट करता है। तो एक ऑर्गेनाइजेशन में ह्यूमन बींग्स जो है वो नॉन ह्यूमन के साथ वर्क करते हैं। नॉन ह्यूमन क्या है, नॉन ह्यूमन हमारी मशीन हो गई, हमारे मटीरियल्स हो गए, हमारे फाइनेंशियल एसेट्स हो गए, हमारी बिल्डिंग्स हो गई, ये नॉन ह्यूमन है। तो ह्यूमन रिसोर्स नॉन ह्यूमन रिसोर्स के साथ वर्क करता है, ठीक है। और इन चीज़ों को खरीदने के लिए भी पैसा चाहिए होता है। तो ये सारे हमारे फिजिकल रिसोर्सेज, फाइनेंशियल रिसोर्सेज, हमारी फाइनेंशियल एसेट्स क्या होती हैं, हमारी फाइनेंशियल एसेट्स होती है हमारे शेयर्स हो गए और जितनी भी
हमारी सिक्योरिटीज़ हो गई, वो हमारी फाइनेंशियल एसेट्स होती हैं, बिल्डिंग्स हो गई, ये हमारी फिजिकल रिसोर्स है, और ये सारी चीज़ें क्या है, मैनेजमेंट इन चीज़ों को इंटीग्रेट करके चलता है। यानी कि इन सबकी ज़रूरत है भाई हमें। ऐसा नहीं है सिर्फ ह्यूमन रिसोर्स से सारा काम हो जाएगा, या ऐसा नहीं है सिर्फ मशीन से काम हो जाएगा, या ऐसा नहीं है सिर्फ फाइनेंशियल रिसोर्सेज। भाई इन तीनों की ज़रूरत है, इन सभी चीज़ों की ज़रूरत है। इसीलिए मैनेजमेंट इन तीनों को जोड़ के, इन तीनों को इंटीग्रेट करके काम करता है। और मैनेजमेंट इंटीग्रेट करता है ह्यूमन एफर्ट को, यानी कि ह्यूमन रिसोर्स को इन रिसोर्सेज के साथ इंटीग्रेट करता है। बिकॉज अगर मैं एक ह्यूमन रिसोर्स हूँ किसी ऑर्गेनाइजेशन में, तो मुझे भी मशीन्स की जरूरत होगी ना किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए, या फिर मुझे अगर मार्केटिंग करनी है तो मुझे पैसा चाहिए भाई, फाइनेंशियल रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेगी। तो इसीलिए तो ये सारी चीज़ें, तो मैनेजमेंट क्या करता है, ह्यूमन फिजिकल और फाइनेंशियल रिसोर्सेज को इंटीग्रेट करके चलता है। उसके बाद मैनेजमेंट को मल्टीडिसिप्लिनरी बोला गया। मल्टीडिसिप्लिनरी का मतलब ये होता है कि मैनेजमेंट जो है वो मल्टीपल सब्जेक्ट्स से लिया गया। अब ये मल्टीपल सब्जेक्ट्स कौन से हैं, इसमें आपके देखो इन्होंने बोला कि मैनेजमेंट इज अ मल्टीडिसिप्लिनरी एज इट इंक्लूड्स नॉलेज इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वेरियस डिसिप्लिन्स, जैसे कि इकोनॉमिक्स हो गया, स्टैट्स हो गया, मैथ्स हो गया, साइकोलॉजी हो गया, डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट से हमने मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट्स निकाले हैं। ठीक है, तो ये जैसे स्टैट्स और मैथ्स की अगर मैं बात करूँ तो हमारा एक ऑपरेशन मैनेजमेंट एक फील्ड है जहाँ पे हमारे क्वांटिटेटिव टेक्निक्स यूज़ होती हैं, स्टैटिस्टिक्स यूज़ होता है, जो हमारी एक अप्रोच भी है क्वांटिटेटिव अप्रोच ऑफ मैनेजमेंट, वहाँ पे ये सारी चीज़ें ज़रूरत होती है। इकोनॉमिक्स तो आज भी नो कि प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक्स का यूज़ होता है। और इकोनॉमिक्स मतलब क्या, इकोनॉमिक्स मतलब यहाँ जहाँ पे सारा जिसको हम एक नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं कि धन का विज्ञान है ना। तो कहने का मतलब ये है कि पैसा पैसा तो हर कदम पे चाहिए वहाँ पे। तो साइकोलॉजी क्या होता है, साइकोलॉजी हमारे ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड होती है, क्योंकि जब तक आप अपने एम्प्लॉइज़ के माइंड को, ब्रेन को नहीं पढ़ोगे तब तक आप उनको मोटिवेट नहीं कर पाओगे। तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो डिफरेंट डिफरेंट हमारे मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट्स हैं जो डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट से लिए गए हैं। सो दैट इज वाई वी आर सेइंग दैट मैनेजमेंट इज मल्टीडिसिप्लिनरी। उसके बाद मैनेजमेंट को साइंस भी बोला गया, आर्ट भी बोला गया। तो सबसे पहले समझते हैं साइंस और आर्ट क्यों बोला गया। तो मैनेजमेंट में ये दोनों ही क्वालिटीज़ हैं। सबसे पहले तो कि मैनेजमेंट साइंस भी है और मैनेजमेंट आर्ट भी है। अब आर्ट का मतलब क्या होता है, आर्ट का मतलब इन्होंने बोला कि सिस्टम ऑफ डूइंग समथिंग इन अ क्रिएटिव मैनर। आर्ट किसको बोलते हैं कि कोई ऐसा सिस्टम जिसमें हम लोग किसी भी चीज़ को क्रिएटिव मैनर में कर रहे हैं। अब हमने नॉलेज तो ले ली, बट उसको प्रैक्टिकली अपने क्रिएटिवनेस से या अपने क्रिएटिव मैनर में हम उस चीज़ को कैसे अप्लाई करेंगे रियल लाइफ में, दैट इज़ आवर आर्ट, राइट। तो एक एफिशिएंट मैनेजर जिसके अंदर आर्ट बड़ी अच्छी है, मतलब मैनेजमेंट आर्ट अच्छी है, तो वो फंक्शंस को ऑर्गेनाइज मैनर में परफॉर्म करेगा। वो ह्यूमन और मटीरियल रिसोर्सेज के बीच में अच्छे कोऑर्डिनेशन के साथ काम करेगा। ऑन दी अदर हैंड मैनेजमेंट इज कॉल्ड साइंस। मैनेजमेंट को साइंस क्यों बोला गया, साइंस क्या होता है, सबसे पहले साइंस वो होता है जिसके अपने खुद के प्रिंसिपल्स होते हैं। एप्पल नीचे गिरता है, न्यूटन ने बताया लॉ ऑफ ग्रेविटी, जिसमें कोई भी चीज़ को आप ऊपर उछालोगे लेकिन वो नीचे गिरेगी, ड्यू टू ग्रेविटी ऑन दी अर्थ। अर्थ में ग्रेविटी है, ये लॉ था न्यूटन का। और ऐसा नहीं है, अब अगर उसने अर्थ की बात करी है तो ये हर जगह एप्लीकेबल है, चाहे आप अर्थ के किसी भी पार्ट में चले जाओ। इसीलिए उन्होंने बोला कि साइंस के आपके खुद के प्रिंसिपल हैं जिनकी यूनिवर्सल एप्लीकेशन होती है, विच कैन बी अप्लाइड एनीवेयर। मतलब साइंस जो है वो कहीं पे भी अप्लाई की जा सकती है। ऐसे ही मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट भी हर जगह अप्लाई किए जा सकते हैं। जैसे उन्होंने बोला, एज वी नो हेनरी फ्योल ने हमें 14 प्रिंसिपल्स दिए हैं मैनेजमेंट के, जो भी हम पढ़ने वाले हैं इवोल्यूशन में। 14 प्रिंसिपल्स कौन से दिए हैं वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क एंड स्पेशलाइजेशन कैन बी अप्लाइड इन एनीवेयर। अब इन्होंने क्या बोला कि डिवीजन ऑफ वर्क और स्पेशलाइजेशन का जो हमारा प्रिंसिपल है वो हर जगह एप्लीकेबल है। अब ये प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क क्या है भाई, कोई भी काम अगर होता है तो हम उसको डिवाइड करते हैं, और डिवाइड किया जाना चाहिए। इसलिए बिकॉज डिवाइड नहीं करोगे, अगर 2-4 लोगों पे 10 लोगों का काम डाल दोगे तो वो कैसे पॉसिबल होगा। हर किसी को अपनी फील्ड के अकॉर्डिंग काम दिया जाना चाहिए, और हर काम डिवाइड करके ही दिया जाना चाहिए, तभी वो काम सक्सेसफुली हो पाएगा और आप अपने गोल्स को अचीव कर पाओगे। स्पेशलाइजेशन देखो, उन्होंने बोला स्पेशलाइजेशन, तो स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग काम दो, जो डिवीजन कर रहे हो वो स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग करो। तो इसलिए मैनेजमेंट को साइंस और आर्ट बोला गया। मैनेजमेंट को प्रोफेशन भी बोला गया। अभी प्रोफेशन होता क्या है, जैसे सीए हो गया, लॉयर हो गया, डॉक्टर हो गया, इंजीनियर्स हो गए, ये सब क्या होते हैं, ये सब होते हैं प्रोफेशनल कोर्सेज। हम इनको प्रोफेशनल क्यों बोलते हैं, बिकॉज ये स्पेशलाइज्ड नॉलेज लेते हैं। मतलब इंजीनियर क्या करेगा, किसी भी चीज़ की नॉलेज लेगा, जैसे अगर वो सिविल का है तो वो पूरे कंस्ट्रक्शन की नॉलेज लेगा, मैकेनिकल का है तो वो मैकेनिकल पार्ट्स की नॉलेज लेगा, कंप्यूटर इंजीनियर है तो कंप्यूटर की पूरी प्रॉपर उसको नॉलेज होगी, है ना। तो ऐसे ही मैनेजमेंट को भी प्रोफेशन इसलिए बोला गया बिकॉज मैनेजमेंट में भी आप एमबीए कर रहे हो, तो ये आप प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हो, बिकॉज मैनेजमेंट में भी उसके खुद के कॉन्सेप्ट्स हैं, उसकी खुद की स्पेशलाइज्ड नॉलेज है। तो ओल्ड कॉन्सेप्ट दैट मैनेजमेंट एबिलिटी इज इनबोर्न हैज लॉस्ट इट्स इंपॉर्टेंस। पहली लाइन में इन्होंने बोल दिया कि ये बहुत पुरानी बात हो गई, ये बहुत पुराना कॉन्सेप्ट हो गया, जहां बोला जाता था कि मैनेजमेंट की जो एबिलिटी होती है ना वो तो जन्म से ही होती है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। आज आप मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट सीख सकते हो, आज आप एक कॉन्सेप्ट्स और नॉलेज के थ्रू आप एक अच्छे मैनेजर बन सकते हो, एक अच्छे लीडर बन सकते हो। सो टुडे विद द डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री, एज वी नो कि ट्रेड एंड इंडस्ट्री का डेवलपमेंट हुआ है, और इसके साथ मैनेजमेंट जो है वो उसको भी एज अ प्रोफेशन ही रिकॉग्नाइज किया जाता है। एक लॉयर, एक डॉक्टर, एक मैनेजर, ये तीनों ही क्या है, प्रोफेशनल कोर्सेज है ना। तो मैनेजर भी, तो मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन इन्वॉल्व्स अप्लाइंग स्पेशलाइज्ड नॉलेज, स्किल्स, प्रैक्टिसेस टू मैनेज ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवली। हर कोई प्रॉपर तरीके से मैनेजमेंट नहीं कर पाता अगर उसको मैनेजमेंट की नॉलेज ही नहीं है, उसको पता ही नहीं है चीज़ें मैनेज कैसे करनी है एक ऑर्गेनाइजेशन में, और वो मैनेजर की पोस्ट पे बैठ गया तो नहीं नहीं, ऐसे नहीं होता। मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप अच्छे से किसी ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉपर वे में मैनेज कर सकते हो, जिसमें आप लीडरशिप के बारे में पढ़ोगे, जिसमें आप मैनेजमेंट की क्वालिटीज़ जो आपके अंदर एज होनी चाहिए, तो वो सब चीज़ें आती हैं इन चीज़ों में, ठीक है। तो अब आता है स्कोप ऑफ मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट का स्कोप होता क्या, ये स्कोप क्या होता है, स्कोप क्या होता है, सबसे पहले ये समझेंगे। स्कोप ऑफ मैनेजमेंट का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ एक्टिविटीज़, टास्क, प्रोसेसेस एंड पीपल। भाई जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उनका सबका कलेक्शन, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन के टास्क हैं, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन के प्रोसेसेस हैं, जो भी लोग हैं, जो एक रिक्वायर्ड है किसी भी कंपनी के ओवरऑल गोल को अचीव करने के लिए, वही स्कोप है।
मतलब स्कोप में ये सारी चीज़ें आ गई। स्कोप ऑफ मैनेजमेंट को हमने कुछ एक्टिविटीज़ के थ्रू डिवाइड किया है जो आप मेंशन कर सकते हो स्कोप ऑफ मैनेजमेंट में। वैसे तो हमारे ये फंक्शंस ही हैं जो हमारे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है, बट इसको थोड़ा सा अब क्योंकि फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट में तो आप डायरेक्ट लिख दोगे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, ये स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये सब लिख दोगे। बट स्कोप ऑफ मैनेजमेंट में आप वैसे मत लिखो क्योंकि दोनों फिर सेम हो जाएगा ना, थोड़ा सा मोल्ड करके हम लिख सकते हैं। तो इसमें हम ये लिख सकते हैं कि प्लानिंग ऑफ टास्क, कि टास्क की प्लानिंग की जाती है। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेज इन द प्रोसेस वेयर द टास्क रिक्वायर्ड टू बी कंप्लीटेड फॉर द अचीवमेंट ऑफ अ कॉमन टारगेट आर डिफाइंड एंड कन्वेड टू द एम्प्लॉय विद द क्लियर इंस्ट्रक्शन। तो देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज होता है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, जहाँ पे देखो अगर आपको किसी भी प्रोसेस को कंप्लीट करना है या फिर आपको किसी भी काम को पूरा करना है तो आपको उसके रिगार्डिंग प्लानिंग तो करनी पड़ेगी, है ना। तो वेयर द टास्क रिक्वायर्ड टू बी कंप्लीटेड, कहाँ पे किया जाना है, कैसे करना है, हाउ, कब करेगा, कौन करेगा, ये सारी चीज़ें यहाँ इस स्टेज पे डिसाइड होती हैं। भाई कौन सा काम किस पर्सन को दिया जाएगा और कितने टाइम में ये काम करना है, कहाँ करना है, कैसे करना है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे डिसाइड की जाती हैं। और बोला गया ना कि टास्क रिक्वायर्ड टू बी कंप्लीटेड फॉर द अचीवमेंट ऑफ अ कॉमन टारगेट। कॉमन टारगेट क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले जितने भी लोग होते हैं उनका टारगेट तो कॉमन ही होता है ना। टारगेट कॉमन होने का मतलब ये होता है कि ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए सब लोग काम कर रहे हैं। तो इंप्लॉइज को सारा उनके टास्क बता दिए जाते हैं कि आपका काम क्या रहेगा, आपको आपकी स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग काम दे दिया गया है, उनको कन्वे कर दी जाती है, उनको क्लियर इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं ऑन हाउ एंड बाय व्हेन दोस टास्क नीड टू बी कंप्लीटेड, कैसे करना है और कब तक करना है, कब करना है इस टास्क को कंप्लीट। तो मैनेजर जो होते हैं वो अपने एम्प्लॉइज़ को सारी चीज़ें बताते हैं टास्क की प्लानिंग के बारे में, कौन किसका क्या काम रहेगा, उनको क्लियर इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं। तो इस स्टेज पे ये सारा काम होता है। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टास्क। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टास्क का मतलब ये होता है कि कैसे हम उस टास्क को ऑर्गेनाइज करने, ये नेक्स्ट स्टेज है। इसमें मैनेजमेंट जो है वो आइडेंटिफाई करता है कि ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को मीट यानी कि फुलफिल करने के लिए या उस ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करने के लिए क्या क्या एक्टिविटीज़ हमें करनी पड़ेंगी। फिर हम क्या करते हैं, स्टार्ट्स ग्रुपिंग देम फॉर इजी एलोकेशन अमंग द एम्प्लॉइज। तो हम ऑब्वियसली यार एक बड़ा टास्क है तो उसको बांटा जाएगा, उसको टुकड़ों में बांटा जाएगा कि कौन सा काम कौन सा व्यक्ति करेगा, कौन सा काम कौन सा व्यक्ति करेगा। तो इजी एलोकेट किया जाएगा। हर एक टीम हो सकता है हम लोग अपने एम्प्लॉइज में टीम बना देगी, इस 4-4 लोगों 5-5 लोगों की टीम बना दे और उनको छोटे-छोटे काम दे दे उस टास्क से रिलेटेड, है ना। तो सब जब काम पूरा हो जाएगा तो अल्टीमेटली जो है गोल अचीव हो जाएगा। तो टास्क आर देन असाइन्ड एंड अथॉरिटीज डेलीगेटेड टू द रिस्पेक्टिव एम्प्लॉय। हर एक एम्प्लॉय को उसका टास्क बता दिया जाएगा और उसके रिगार्डिंग उसको अथॉरिटी भी डेलीगेट की जाएगी। अथॉरिटी का मतलब ये होता है कि जब हम किसी काम को किसी एम्प्लॉय को कोई काम देते हैं तो अथॉरिटी यानी कि उस काम को करने की उसके पास पावर भी होनी चाहिए, उसको बोलते हैं अथॉरिटी। तो अथॉरिटी भी हम डेलीगेट करते हैं ताकि अच्छे से पूरा काम हो पाए, कंप्लीशन हो पाए इफेक्टिवली। उसके बाद कोऑर्डिनेशन अमंग एम्प्लॉइज। तो ऑब्वियसली थर्ड हमारा जो स्कोप आता है दैट इज कोऑर्डिनेशन। तो मैनेजर को ये इंश्योर करना है कि सभी एम्प्लॉइज और सभी डिपार्टमेंट्स जो है वो एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करें, एक दूसरे के साथ मिल के काम करें और इफेक्टिवली काम करें और एफिशिएंटली काम करें। इफेक्टिवली का मतलब ये होता है कि किसी भी काम को टाइम पे करना, और एफिशिएंटली का मतलब होता है कि किसी काम को जब हम कर रहे हैं तो मिनिमम टू मिनिमम वेस्ट पे हम उसको काम को करेंगे ताकि हम अपने कॉमन गोल यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव कर पाएं। तो कोऑर्डिनेशन इंश्योर करना मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि भाई इंप्लॉइज और डिपार्टमेंट्स सब एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करें, कोऑर्डिनेट करके प्रॉपर वे में काम करें, तभी वो गोल्स को अचीव किया जा पाएगा। उसके बाद डायरेक्शन ऑफ पीपल। तो एक गुड मैनेजर जो है वो गाइड करेगा, डायरेक्ट करेगा अपनी टीम को फ्रॉम टाइम टू टाइम, है ना। भाई ये थोड़ी ना मैंने एज अ मैनेजर मैंने अपने एम्प्लॉइज को बोल दिया हाँ 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 ये काम करो और फिर मैं उनको कुछ बता ही नहीं रही, उनकी हेल्प ही नहीं कर रही। नहीं भैया नहीं, मुझे उनको टाइम टू टाइम गाइड भी करना है कि बच्चे ये काम ऐसे होगा, ये काम ऐसे होगा, क्योंकि एम्प्लॉइज तो आपसे जूनियर ही है ना, आप उनके सीनियर हो। तो आपको उनको प्रॉपर टाइम टू टाइम गाइड करना है, उनको डायरेक्शन देनी है, अच्छी डायरेक्शन देनी है। इससे उनके मन में एनकरेजमेंट भी डेवलप होगा कि इस काम को अच्छे से, क्योंकि ऑब्वियसली किसी एम्प्लॉय को अगर हेल्प की जाएगी तो वो एनकरेज होगा काम को करने के लिए, वो मोटिवेट होगा कि हाँ मुझे प्रॉपर हेल्प मिल रही है, ठीक है। और फिर वो जो है टास्क को कंप्लीट कर पाएगा इजीली मोटिवेशन के साथ। उसके बाद कंट्रोल ऑफ ओवरऑल एक्टिविटीज़। उसके बाद ये 5वां नंबर जो हमारा पॉइंट है दैट इज मैनेजर जो है वो कंप्लीट चार्ज लेगा एम्प्लॉइज़ का। ऑब्वियसली मैनेजर बनाया क्यों जाता है, ये एक मैनेजर है उसके अंडर 20 लोग काम कर रहे हैं, तो वो मैनेजर की जो ड्यूटी है वो इसलिए दी जाती है ताकि वो उन 10-20 लोगों से काम निकलवा सके। तो मैनेजर जो है वो कंप्लीट चार्ज लेता है एम्प्लॉइज़ का और अदर डिपार्टमेंट्स का, ताकि सब एक दूसरे से मिलकर काम करें और जो है किसी भी तरीके का डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। और जो भी पाथ है यानी कि जो रास्ता है उस गोल को अचीव करने के लिए वहाँ से कोई डिस्ट्रैक्ट ना हो, इस चीज़ को भी ध्यान रखेगा मैनेजर। तो किसी भी तरीके की अगर डिस्ट्रैक्शन आ भी रही है तो उसको इमीडिएटली एड्रेस किया जाना चाहिए मैनेजर के द्वारा और इफेक्टिव सोल्यूशन निकालने, मतलब कोई भी तरीके की अगर बाधा आ रही है काम में तो आपको उसको एड्रेस करना है उस प्रॉब्लम को, एंड उस प्रॉब्लम का फटाफट से अच्छा सोल्यूशन निकालना है। एज अ मैनेजर आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। ये था हमारा स्कोप ऑफ मैनेजमेंट। एंड अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक दैट इज इवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट। अब इवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो ये जो आप चार्ट देख रहे हो ना, इस चार्ट को ना आपको अपने दिमाग में बसा लेना है, इस दिमाग में जो है इसको बिठा लेना है, ठीक है। और जो है आप देख सकते हो सबसे पहले हमारे पास है प्री साइंटिफिक मैनेजमेंट पीरियड। वेट,
तो देखो इस चार्ट को सबसे पहले तो हमें याद करना है बहुत अच्छे से। सबसे पहले आप देख रहे हो प्री साइंटिफिक मैनेजमेंट पीरियड। ये जो था ना, एक आप जब इसका स्क्रीनशॉट ले रहे हो या फिर आप इसको अपनी नोटबुक में लिख रहे हो ना, तो अभी स्क्रीनशॉट मत लेना, मैं इसमें कुछ टाइम पीरियड मेंशन करूंगी। टाइम पीरियड मेंशन इसलिए करना है बिकॉज इवोल्यूशन की बात हो रही है, यहाँ पे मेरा टाइम पीरियड मेंशन नहीं है। तो इस चार्ट में हम लोग टाइम पीरियड मेंशन करेंगे। प्री साइंटिफिक मैनेजमेंट जो पीरियड था वो बिफोर 1880 था, तो यहाँ पे आप मेंशन करोगे बिफोर 1880। 1880 का मतलब ये होता है कि 1880 से पहले ये वाला पीरियड था प्री साइंटिफिक मैनेजमेंट पीरियड। ठीक है, ये वाली बात आप ध्यान रखेंगे या फिर आप अपने नोट डाउन कर लीजिए कि ये 1880 से पहले का पीरियड था। उसके बाद आता है हमारा जो है क्लासिकल मैनेजमेंट, यानी कि ये वाला जिसमें आप देख रहे हो हमारे साइंटिफिक मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट और ब्यूरोक्रेसी मैनेजमेंट आता है। ये जो था हमारा 1880 से लेकर 1930 तक। ठीक है, 1930 तक था ये वाला जो क्लासिकल वाला है। ठीक है, उसके बाद नियो क्लासिकल वाला जो था हमारा वो था 1930 से 1950। ठीक है, 1930 से 1950 तक ये पीरियड था। इसको नोट डाउन जरूर करना और मेंशन जरूर करना है हमें। ठीक है, उसके बाद मॉडर्न मैनेजमेंट एरा, ये था 1950 से ऑनवर्ड, यानी कि 1950 के बाद जो भी था ये पीरियड था। तो ये 4 पीरियड्स आप जरूर याद रखें। प्री साइंटिफिक 1880 से पहले का पीरियड था। अर्ली क्लासिकल अप्रोचेस जिसमें हमारे साइंटिफिक मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट, ब्यूरोक्रेसी मैनेजमेंट, ये 1880 से 1930 के बीच में था। नियो क्लासिकल की अगर हम बात करें तो ये 1930 से 1950, 1930 से 1950 के बीच में था, जिसमें हमारी ह्यूमन रिलेशन अप्रोच और बिहेवियरल अप्रोच आई थी। मॉडर्न अप्रोच की अगर हम बात करें तो इसमें 1950 के बाद से जो भी सारा हमारा चल रहा है दैट इज मॉडर्न अप्रोचेस, जिसमें आपकी क्वांटिटेटिव अप्रोच जो मैंने अभी आपको बताई भी थी, सिस्टम अप्रोच और कॉन्टिजेंसी अप्रोच है। तो एक एक करके सारी अप्रोचेस को हम लोग कवर अप करेंगे और यहाँ से बीचों बीच से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। हो सकता है आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए भाई नियो क्लासिकल अप्रोच के बारे में अच्छे से बताओ। हो सकता है आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि हाँ साइंटिफिक मैनेजमेंट के बारे में बहुत अच्छे से बताओ। तो क्वेश्चन आपसे कोई भी पूछा जा सकता है। एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच, मतलब यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। ये एक ऐसा टॉपिक है, मतलब 15 नंबर का या 14 नंबर का अगर आपका क्वेश्चन आता है तो यहाँ से भी आ सकता है। इवन लास्ट ईयर का अगर मैं पेपर की बात करूँ ना, तो साइंटिफिक मैनेजमेंट की जो मॉडर्न टेक्निक्स है ना, वहाँ से क्वेश्चन आ गया था। काइजन एक अप्रोच है जापानीज, वो भी हम पढ़ेंगे, उसको मैंने इंक्लूड किया है इसमें। वहाँ से क्वेश्चन आ गया था 2 मार्क्स में। तो देखो मतलब ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके अंदर से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो इसीलिए अगर आप पढ़ लोगे ना तो इजीली आप अटेम्प्ट कर पाओगे। नो मतलब कोई वरीज की बात नहीं है। चलिए शुरू करते हैं फिर, बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले बात करेंगे प्री साइंटिफिक मैनेजमेंट पीरियड, यानी कि बिफोर 1880 वाला पीरियड जो है हमारा। तो देखो इसमें जो है हमसे क्या पूछा गया कि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन इन 18th सेंचुरी, एज वी नो, हमने अपनी क्लास 10th की हिस्ट्री में भी पढ़ा है कि 18वीं सदी में क्रांति आई थी, औद्योगिक क्रांति, यानी कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था, जिसमें मशीन युग आया था, यानी कि मशीन एरा आ गया था, जिसमें हाथ से काम करने वाले लोगों की नौकरियां जा रही थी। ये हम अपनी 10th क्लास की हिस्ट्री में पढ़ चुके हैं। तो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आया था 18th सेंचुरी, इसमें एक टर्निंग पॉइंट था मैनेजमेंट के लिए भी। तो इसमें क्या हुआ था, इट ट्रांसफॉर्म्ड हाउ बिजनेसेस रेज्ड कैपिटल, मतलब यहाँ पे एक सिस्टम ही चेंज हो गया। मतलब एक बिजनेस को कैपिटल किस तरीके से रेज करनी चाहिए, मतलब पैसा कहाँ से अरेंज करना चाहिए, लेबर को कैसे ऑर्गेनाइज करना चाहिए, गुड्स का प्रोडक्शन कैसे करना चाहिए, इन सब में चेंज आया। एंटरप्रेन्योर्स जो है वो लैंड, लेबर, कैपिटल, इन सबको क्या करने लगे, कंबाइन करने लगे सक्सेस को अचीव करने के लिए। एज वी नो, हमने अपने इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा है कि लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप, ये हमारे 4 जो है वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, है ना। तो एंटरप्रेन्योर्स जो है वो इनको कंबाइन करने लगे सक्सेस को अचीव करने के लिए, यानी कि सक्सेस हासिल करने के लिए। अब इस पीरियड में वैसे तो बहुत सारे क्या बोलते हैं कॉन्ट्रीब्यूटर्स थे, बट क्योंकि यहाँ पे मैंने 1-2 ही लिए हैं ताकि आपको याद रहे, क्योंकि यहाँ से जो है अगर हमारा क्वेश्चन आ जाता है इवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट तो हमें सब चीज़ों के बारे में एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो यहाँ पे चार्ल्स बेबेज के बारे में बताया गया कि चार्ल्स बेबेज एक कैम्ब्रिज के प्रोफेसर थे, जिन्होंने एनकरेज किया कि साइंस और मैथ्स के जो मेथड्स हैं या साइंस और मैथ्स को की जो टेक्निक्स हैं उनको प्रोडक्शन में यूज़ किया जाना चाहिए बेटर एक्यूरेसी और प्रोडक्टिविटी के लिए। तो चार्ल्स बेबेज ने ये बोला। उसके बाद 1771 1858 रॉबर्ट ऑन के बारे में इन्होंने बताया कि रॉबर्ट ऑन ने क्या बोला, जिसको हम पर्सनल मैनेजमेंट के फादर के नाम से भी जानते हैं, यानी कि ह्यूमन रिसोर्सेज के बारे में बेसिकली इन्होंने बात करी। तो ही एम्फसाइज्ड एम्प्लॉय वेलफेयर, यानी कि रॉबर्ट ऑन ने क्या बोला कि एम्प्लॉयज़ का वेलफेयर होना चाहिए, एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग दी जानी चाहिए, उनके जो वर्क आवर्स है वो कम होने चाहिए। पहले लोगों से ना 14-14 घंटे 16-16 घंटे काम कराया जाता था, बट अभी तो क्या है 8 घंटे 9 घंटे का रूल बन गया ना। तो ये एम्प्लॉय वेलफेयर की हमारे इन्होंने बात करी थी। और वर्क प्लेस पे फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जानी चाहिए, कैंटीन्स प्रोवाइड की जानी चाहिए, मतलब एम्प्लॉयज़ के फ़ायदे की बात करी। उसके बाद जो है ये बात की गई इनके द्वारा। उसके बाद क्लासिकल अप्रोच की अगर हम बात करें, जो हमारा मेन यहाँ से कॉन्सेप्ट आ सकते हैं, दैट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमारे हैं, दैट इज सबसे पहले है हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच बाय हेनरी फ्योल, साइंटिफिक मैनेजमेंट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, और ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच बाय मैक्स वेबर। मतलब यहाँ पे इन तीनों में से सबसे इंपॉर्टेंट है साइंटिफिक मैनेजमेंट, जो हमें पता होना चाहिए। मतलब इसके बारे में कहीं से भी कुछ भी पूछा जा सकता है, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। FW टेलर यानी कि फ्रेडरिक विंस्लो टेलर ने हमें ये दिया था। एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच की बात करें तो हेनरी फ्योल, जिनको हम एडमिनिस्ट्रेटिव
मैनेजमेंट के फादर के नाम से भी जानते हैं। इन्होंने हमें 14 मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स दिए हैं। साइंटिफिक मैनेजमेंट यानी कि फ्रेडरिक विंस्लो ने भी हमें कुछ प्रिंसिपल्स दिए जो हम पढ़ेंगे, और मैक्स वेबर की ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच भी हम लोग इसमें पढ़ेंगे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी की बात करेंगे जो हमें हेनरी फ्योल ने दिया है। तो हेनरी फ्योल को सबसे पहले इन्होंने बोला गया कि फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट बोला जाता है इनको। हेनरी फ्योल ने मैनेजमेंट के बारे में क्या बोला? हेनरी फ्योल डिफाइंड मैनेजमेंट इन टर्म्स ऑफ सर्टेन फंक्शन एंड देन लेड डाउन 14 प्रिंसिपल्स। मतलब इन्होंने फंक्शंस के रूप में, मतलब फंक्शंस को अच्छे से डिफाइन किया, मैनेजमेंट के फंक्शंस को, और उनको प्रिंसिपल के तौर पे इन्होंने ले डाउन किया। ठीक है, अब इन्होंने बोला कि ये जो मैंने 14 प्रिंसिपल दिए हैं इनकी जो एप्लीकेबिलिटी है वो यूनिवर्सल है, यानी कि हर जगह एप्लीकेबल होंगे। तो अब कौन से हेनरी फ्योल के 14 प्रिंसिपल्स हैं ये आपको याद होने चाहिए। अगर क्वेश्चन आ जाता है, फॉर एग्जांपल पूछ लिया जाता है 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट या एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच ऑफ मैनेजमेंट, तो वहाँ पे आपको ये 14 के 14 प्रिंसिपल्स मेंशन करने पड़ सकते हैं। बट अगर इवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट का टॉपिक आता है सिर्फ, तो आप इसको शॉर्ट में मेंशन करोगे। बट अगर वैसा क्वेश्चन आ गया जो मैं आपको बता रही हूँ, तो आपको हर एक प्रिंसिपल को विद एग्जाम्पल भी एक्सप्लेन करना पड़ सकता है। कोई बात नहीं, हम इसमें अच्छे से समझेंगे एक एक प्रिंसिपल को। तो सबसे पहला जो हमारा आता है दैट इज़ डिवीजन ऑफ वर्क। तो डिवीजन ऑफ वर्क हमसे क्या बोलता है कि इसमें हम लोग क्या करते हैं, जैसे काम को जो है डिफरेंट डिफरेंट लोगों में ढंग से बांटते हैं, मतलब उनकी स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग लोगों को काम देते हैं। ठीक है, इसमें हम जो हमारे हेनरी फ्योल है उन्होंने यही रिकमेंड किया था कि सभी जो भी वर्क है उसको एज पर कॉम्पिटेंस, एज पर क्वालिफिकेशन या एज पर एक्सपीरियंस ही डिवाइड किया जाना चाहिए। मतलब एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, उनकी स्किल्स के अकॉर्डिंग ही उनको काम दिया जाना चाहिए। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग कि एक बैंक है, उसमें बहुत सारा काम होता है। बैंक में क्या क्या काम होता है कि पेमेंट की कलेक्शन करना, ठीक है, कैश पेमेंट करना या पैसे को रिसीव करना, पैसे को देना, चेक बुक इशू करना, बहुत सारे बैंक में काम होते हैं। तो अब ये सारी एक्टिविटीज़ जो है वो कोई एक पर्सन तो कर नहीं सकता, तो इसीलिए सारे टास्क को क्या किया जाता है, प्रॉपर एलोकेट किया जाता है। आप देखो, आप बैंक में जाओगे, कैशियर अलग बंदा होगा और अलग अलग ऑफिसर होंगे जो आपकी पासबुक में कोई और एंट्री कर रहा होगा, है ना। तो इससे क्या होता है कि एफिशिएंसी इंप्रूव होती है, हर कोई अपने काम में एक्सपर्ट बनता है ना। कैशियर अपने काम में एक्सपर्ट बनेगा, या जो एंट्री लिख रहा है और जो मैनेजर है वो सब अपने अपने काम में एक्सपर्ट बन जाएंगे। तो डिवीजन ऑफ वर्क इन्होंने सजेस्ट किया। उसके बाद सेकंड आता है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो हेनरी फ्योल ने ये बोला कि अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी में एक प्रॉपर बैलेंस होना जरूरी है। अथॉरिटी इज दी ड्यूटी, मतलब अथॉरिटी क्या है, एक ड्यूटी है जिसमें एक सबॉर्डिनेट जो है वो उसको मतलब एक सबॉर्डिनेट से, मतलब जो आपका जूनियर होता है उससे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो प्रॉपरली जो है वो काम को पूरा करे। तो अब ये जो अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ये हैंड इन हैंड होनी चाहिए, गो हैंड इन हैंड। इसका मतलब ये होता है कि अब फॉर एग्जांपल मैंने किसी को काम तो दे दिया, मतलब मैंने उसको बोल दिया कि भाई तू रिस्पॉन्सिबल है अगर ये काम नहीं हुआ तो, लेकिन अगर मैंने उसको अथॉरिटी नहीं दी उस काम को करने की, तो फिर वो कैसे कर पाएगा। अथॉरिटी का मतलब होता है उसके हाथ में पावर भी होनी चाहिए उस काम को पूरा करने के लिए, तो वो दोनों ही दी जानी चाहिए। जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि मान लो हमने एक लेबर है, उसको बोला, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी कि तेरे को ना 50 यूनिट पर डे बनानी है, प्रोड्यूस करनी है। ठीक है, उस मैंने बोल दिया उसको एज अ सीनियर, मैंने अपने सबॉर्डिनेट को ही काम दिया। तो अब जो भी रिक्वायर्ड अथॉरिटी है, यानी कि जो भी उस काम को पूरा करने के लिए चीज़ें हैं, उसकी परमिशन है, वो अथॉरिटी उसको दी जानी चाहिए। अगर उसको अथॉरिटी नहीं दी गई, यानी कि फॉर एग्जांपल मान लो उसको रॉ मटेरियल चाहिए, उस 50 यूनिट बनानी है तो रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट है। अब रॉ मटेरियल जो है वो किसी और के पास है, अब किसी और इन द सेंस किसी और पर्सन के उसमें है, अंडर में है, तो उसके पास वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हो कि वो जाए और उस पर्सन को बोले कि मेरे को ये टास्क कंप्लीट करना है, उसके लिए मुझे रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट है। और सामने वाला अगर उसको ये बोल दे कि नहीं नहीं मैं तो नहीं दे रहा, तुम कौन होते हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अथॉरिटी भी दी जानी चाहिए उसको रॉ मटेरियल लेने के लिए स्टोर्स पे, और जो है तभी वो अपने काम को पूरा कर पाएगा। ठीक है, तो अथॉरिटी दोगे तभी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो लेगा, और रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी हैंड इन हैंड होगी तभी अकाउंटेबिलिटी बनेगी। अकाउंटेबिलिटी का मतलब ये होता है कि उस पर्सन से आप जवाब मांग सकते हो। कल को वो पर्सन बोले जी आपने तो मुझे बोल तो दिया लेकिन मुझे मटेरियल लेने की नहीं मिली, मुझे परमिशन नहीं मिली, तो फिर मैं कैसे काम को पूरा करता। तो काम अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो हैंड इन हैंड दी जानी चाहिए। डिसिप्लिन थर्ड आता है हमारा, डिसिप्लिन। अब डिसिप्लिन की अगर हम बात करें तो इसमें क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन के बनाए गए जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनका पालन करना, दैट इज डिसिप्लिन। अब डिसिप्लिन में क्या होता है, हर एक लेवल पे, हमारे मैनेजमेंट के टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, हर जगह पे जो है अच्छा डिसिप्लिन रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, तो फ्योल ने ये बोला था कि एक अच्छा सुपरविजन होना बहुत ज़रूरी है सभी लेवल्स पे, और हर जगह डिसिप्लिन फॉलो किया जाना चाहिए। एक एग्जांपल से समझते हैं इसको। तो डिसिप्लिन की अगर मैं बात करूँ तो एम्प्लॉयज़ जो हैं वो मस्ट बी डिसिप्लिन, मतलब यानी कि बहुत ज़्यादा उनको डिसिप्लिन होना जरूरी है ताकि वो अपने काम को इफेक्टिवली और एफिशिएंटली कर पाएं। ठीक है, और उसमें डिसिप्लिन फॉलो करना जरूरी है, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना जरूरी है। डिसिप्लिन हम बोलते हैं ना, हम अपनी रियल लाइफ में हमें डिसिप्लिन होना चाहिए। डिसिप्लिन का मतलब ये होता है कि किसी भी काम को आप जो कर रहे हो अपनी लाइफ में आप डिसिप्लिन ला रहे हो, यानी कि डिसिप्लिन का मतलब है किसी भी चीज़ को आप अच्छे से कंसिस्टेंट वे में फॉलो कर रहे हो। देखो, आप एक ऑर्गेनाइजेशन को तभी अचीव कर पाओगे जब आप डेली काम करोगे, डेली आप डिसिप्लिन के साथ काम करोगे, तभी आप उसको इफेक्टिवली और एफिशिएंटली अचीव कर पाओगे, और तभी आपको ऑर्गेनाइजेशन आपकी नीड्स आपकी पूरी की करेगा। यानी कि आपको क्या चाहिए, बोनस चाहिए, इंक्रीमेंट चाहिए, प्रमोशन चाहिए, आप डिसिप्लिन रहोगे तभी तो ऑर्गेनाइजेशन आपके प्रति डिसिप्लिन होगा ना। उसके बाद फोर्थ आता है यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड की अगर हम बात करें तो इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या बोला जाता है कि हर एक सबऑर्डिनेट जो है वो ऑर्डर रिसीव भी करेगा और अकाउंटेबल भी होगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ उसके एक सुपीरियर से। यानी कि अगर मैं एक ऑर्गेनाइजेशन में गई और मुझे 10-10 लोग काम बता रहे हैं,
अपना 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 अपना, तो मैं क्या वो 10 काम कर पाऊंगी एक टाइम पे? नहीं कर पाऊंगी। मैं एक टाइम पे भाई एक ही काम कर सकती हूँ और एक ही मेरा सुपीरियर होना चाहिए मेरे ऊपर, मेरा एक ही हेड होना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ऑर्डर रिसीव जो करेगा वो सिर्फ और सिर्फ एक सुपीरियर से करेगा, और वो जो अकाउंटेबल होगा, अकाउंटेबल का मतलब आंसरेबल भी उसी सुपीरियर से ही होगा। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं कि एक सेल्स पर्सन है जिसको बोला गया कि तुम्हें एक डील करनी है एक बायर के साथ, अगर तुम वो बायर के साथ डील कर लेते हो तो तुम्हें 12% का हम लोग वो दे देंगे। मतलब उसको बोला सेल्स पर्सन को कि अगर तुम उस बायर के साथ डील कर लेते हो तो तुम्हारे को ये हम अलाउ कर रहे हैं कि 12% का तुम उसको डिस्काउंट दे सकते हो। ठीक है, लेकिन ये किसने बोला? मार्केटिंग मैनेजर ने बोला। लेकिन फाइनेंस डिपार्टमेंट ने भी उसको बोला कि 6% से ज़्यादा तुम डिस्काउंट ऑफर ही नहीं कर सकते। तो इसमें क्या होगा? देयर इज़ नो यूनिटी ऑफ कमांड, जिसमें कन्फ्यूजन भी रहेगा और डिले भी रहेगा। कहने का मतलब ये है कि मान लो मैं एक सेल्स पर्सन हूँ, ठीक है, मार्केटिंग मैनेजर मुझे बोल रहा है कि जा जा उस बायर से डील कर, तो और तेरे को मैं बोल रहा हूँ कि हाँ 12% तक उसको जाके डिस्काउंट दे दे, कोई दिक्कत नहीं है, और उस डील को कर। लेकिन दूसरी तरफ मुझे फाइनेंस मैनेजर बोल रहा है कि जी नहीं, आप 12% तक दे ही नहीं सकते डिस्काउंट, आप 6% ही दे सकते हो। तो यहाँ पे मेरे मन में क्या आएगा? मेरे मन में कन्फ्यूजन आ गई कि भाई मैं किसकी सुनूँ? मैं मार्केटिंग मैनेजर की सुनूँ जो बोल रहा है कि 12% तक दे सकते हैं, या मैं फाइनेंस मैनेजर की सुनूँ जो बोल रहा है कि 6% तक दे सकते हैं? किसकी सुनूँ मैं? तो यहाँ पे कन्फ्यूजन आएगा और डिले आएगा, है ना? तो ये होता है। उसके बाद यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन की अगर हम बात करें तो देयर शुड बी वन हेड एंड वन पर्सन फॉर प्रूफ ऑफ एक्टिविटी हैविंग द सेम ऑब्जेक्टिव। अब इसका मतलब ये होता है कि एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अगर 4 डिपार्टमेंट है, 4 डिपार्टमेंट कौन कौन से हो सकते हैं? मार्केटिंग डिपार्टमेंट हो सकता है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो सकता है, फाइनेंस डिपार्टमेंट हो सकता है, प्रोडक्शन हो गया होना, है ना? ये 4 डिपार्टमेंट हो सकते हैं, 4 डिपार्टमेंट हो सकता है। तो सबकी अपनी अपनी अलग अलग एक्टिविटीज़ होगी ऑब्वियसली। हर डिपार्टमेंट जो है वो अपने सुपीरियर के द्वारा ही डायरेक्ट किया जाएगा। ऐसा तो नहीं होगा ना कि HR मैनेजर मार्केटिंग टीम को डायरेक्ट कर रहा है या फाइनेंस मैनेजर प्रोडक्शन टीम को डायरेक्ट कर रहा है, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो हर एक डिपार्टमेंट को उसके ऊपर एक ही सुपीरियर होना चाहिए, एक ही डायरेक्टर होना चाहिए उस डिपार्टमेंट का, और उसी की सब सुने। ठीक है, तो इसको बोलते हैं यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, जिसमें बोला गया कि अंडर द डायरेक्शन ऑफ वन हेड, मतलब एक डिपार्टमेंट का एक ही हेड होना चाहिए और उसी की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग उस डिपार्टमेंट को वर्क करना चाहिए। उसके बाद आता है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। अब इसका मतलब क्या होता है? इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइजेशन का जो इंटरेस्ट है एज अ होल जो है वो इंडिविजुअल का इंटरेस्ट होना चाहिए। यानी कि अगर मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रही हूँ तो मेरा इंटरेस्ट ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए, मेरा इंटरेस्ट और ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट डिफरेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं कि एक कंपनी है जो चाहती है कि अपने एम्प्लॉयज़ से ज़्यादा आउटपुट चाहिए और कम सैलरी में चाहिए। ठीक है, एक कंपनी ऐसा चाहती है कि मैं पैसे तो कम दूं अपने एम्प्लॉयज़ को, लेकिन काम तो बड़ा अच्छे से ज़्यादा निकलवा लूँ उनसे। तो देयर आर एम्प्लॉयज़ ऑन द अदर हैंड हु वांट टू गेट द मैक्सिमम सैलरी, है ना भाई? ऐसा भी तो हो सकता है ना। दूसरी और जो दूसरे एम्प्लॉयज़ हैं वो क्या चाहते हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा सैलरी मिले और हम कम काम करना चाहें, तो दोनों का इंटरेस्ट क्या हो गया? डिफरेंट हो गया। एम्प्लॉयज़ तो चाहते हैं हमें ज़्यादा सैलरी मिले, कम काम करना पड़े, कंपनी चाहती है हम कम सैलरी दें और ज़्यादा से ज़्यादा काम निकलवाएं। अब यहाँ पे दोनों के इंटरेस्ट क्या हो गए? दोनों के इंटरेस्ट जो है वो एक दूसरे से डिफरेंट हो गए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। वर्कर्स का और कंपनी के जो स्टेक होल्डर हैं, कंपनी के जो मालिक हैं या डायरेक्टर्स हैं, उनका जो इंटरेस्ट जो है वो सिमिलर होना चाहिए, ना कि डिफरेंट होना चाहिए। उसके बाद आता है हमारा 7th पॉइंट, दैट इज रेम्युनरेशन ऑफ एम्प्लॉइज़। तो इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ये बोला गया कि भाई जो भी एम्प्लॉइज़ को रेम्युनरेशन दिया जा रहा है, जो उनको सैलरी दी जा रही है, वो सेटिस्फैक्ट्री भी होनी चाहिए और वो फेयर होनी चाहिए। फेयर का मतलब ये होता है कि भाई जो मार्केट में रेट चल रहा है उसके अकॉर्डिंग ही दी जानी चाहिए। उसके बाद जैसे आता है हमारा दैट इज सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। ये हमारा 8th पॉइंट है। सेंट्रलाइजेशन हमसे क्या बोलता है कि एक प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए। देखो सबसे पहले सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है? सेंट्रलाइजेशन का मतलब ये होता है कि जितनी भी सारी पावर है, जितनी भी सारी अथॉरिटी है, वो एक ही बंदे के हाथ में है, वहीं से सारे डिसीजन निकलेंगे, वहीं से सारी सबको जाके पूछना पड़ेगा किसी भी काम को करने के लिए। लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब ये होता है कि हर किसी डिपार्टमेंट के हमने हेड बना दिए, उस डिपार्टमेंट के टीम मेंबर को पूछना अपने हेड से पूछिए। पावर को डिसेंट्रलाइज कर दिया, मतलब पावर का कोई सेंटर पॉइंट नहीं है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, अथॉरिटी किसी भी डिसीजन, कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने की जो अथॉरिटी है वो जो है, मतलब जो इंपॉर्टेंट डिसीजन होते हैं वो वाली अथॉरिटी तो देखो टॉप मैनेजमेंट के पास होनी चाहिए। लेकिन अगर ऑपरेशनल एक्टिविटी जैसे कि रोज़मर्रा का जो काम होता है उसके रिगार्डिंग जो अथॉरिटी है वो मिडल और लोअर लेवल को दी जानी चाहिए। ठीक है, मतलब पावर को डिसेंट्रलाइज किया जाना चाहिए। जो अथॉरिटी देने की पावर है वो अगर बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे जो वो होते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे अगर कोई डिसीजन लेने होते हैं तो वो तो टॉप मैनेजमेंट लेगा। लेकिन अगर छोटे मोटे ऑपरेशनल एक्टिविटी, डे टू डे वाले जो अगर कोई काम है उससे रिगार्डिंग अगर कोई डिसीजन लेना है तो इस बात की अथॉरिटी मिडल लेवल और लोअर लेवल इनको दी जानी चाहिए। इसको हम बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। उसके बाद आता है स्केलर चेन। स्केलर चेन क्या बोलती है? स्केलर चेन बोलती है कि अथॉरिटी और कम्युनिकेशन की एक स्केलर चेन होनी चाहिए जो एक स्ट्रेट लाइन में मूव करे। अब इसका मतलब ये होता है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल फ्रॉम द सुपीरियर टू द लोअर, यानी कि जो अथॉरिटी है या जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं वो हमेशा सुपीरियर से लोअर की तरफ जानी चाहिए। एक लाइन बनती है, एक चैन बनती है। ठीक है, तो मान लो अगर कोई लोअर लेवल के एम्प्लॉय को अगर जो है किसी दूसरे लोअर लेवल के एम्प्लॉय को कुछ कम्युनिकेट करना है तो इसमें क्या हो सकता है? इसमें जो है
वो मतलब देखो, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि मान लो मैं एक लोअर लेवल की एम्प्लॉई हूँ और मुझे टॉप लेवल के एम्प्लॉई तक अगर कोई बात पहुँचानी है तो मैं सीधा डायरेक्ट नहीं पहुँचा सकती। मैं क्या करूँगी, अपने से ऊपर वाले को पहले पहुँचाऊंगी, ऊपर वाला फिर अपने ऊपर वाले को पहुँचाएगा, फिर जाके टॉप मैनेजमेंट तक वो बात जाएगी। दैट इज स्केलर चेन। मतलब इसमें जो है बोल सकते हैं कि अगर तो वो सेम लेवल के एम्प्लॉई हैं तो वो डायरेक्टली एक दूसरे से बात कर सकते हैं, सारी चीज़ें शेयर कर सकते हैं। लेकिन अगर वो सेम लेवल के नहीं है लेकिन कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो अपने सीनियर को बताएं, फिर सीनियर अपने सीनियर को बताएगा, ये एक चैन चलेगी। ऐसे ही जब टॉप लेवल से फैसला आता है तो टॉप लेवल डायरेक्ट लोअर लेवल से बात नहीं करता, सीईओ डायरेक्ट अपने लेबर से बात नहीं करेगा, सीईओ पहले अपने जो उससे नीचे जो मैनेजर है उनसे बात करेगा, फिर मैनेजर अपने लोअर लेवल को बताएगा, फिर लोअर लेवल वाला मैनेजर अपने लेबर्स को बताएगा। इस तरीके से कम्युनिकेशन का फ्लो चलता है। दैट इज स्केलर चैन। उसके बाद आता है ऑर्डर। अब ये ऑर्डर का मतलब क्या होता है कि भाई इसमें क्या होता है कि यहाँ पे हेनरी फ्योल ये बोलना चाहता है कि हर चीज़ जो है वो प्लान्ड वे से की जानी चाहिए, हर चीज़ का एक ऑर्डर होना चाहिए। ठीक है, किसी भी काम को करने के लिए आप स्टेप बाय स्टेप ही चलते हो। ठीक है, तो अगर मान लो कोई आपका लेबर है फैक्ट्री में फॉर एग्जांपल, तो उसको पता होना चाहिए कि उसका काम करने का प्लेस क्या है और उसको किस तरीके से काम करना है, कैसे स्टेप बाय स्टेप करना है ताकि काम को अच्छे से किया जा सके। उसके बाद बात करेंगे इक्विटी की। इक्विटी क्या बोलता है कि देयर शुड नॉट बी एनी डिस्क्रिमिनेशन, मतलब किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं होना चाहिए रिलीजन, कास्ट और लैंग्वेज और नेशनैलिटी के बेसिस पे। ठीक है, क्योंकि अगर काम तो सभी कर रहे हैं, सिमिलर जॉब कर रहे हैं, लेकिन अगर उनका कास्ट, रिलीजन, ऊंची जाति नीची जाति या ये धर्म वो धर्म, इस बेसिस पे किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में। उसके बाद स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल। स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल का मतलब ये होता है कि आपके जो ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले जो लोग हैं वो एक रीजनेबल टाइम तक तो रुकने चाहिए ना। मतलब आपकी ऑर्गेनाइजेशन में लोग रुकने चाहिए, कम से कम 3 से 4 साल तो कोई और एम्प्लॉय काम करके जाए प्रॉपर वे में। ये नहीं कि 1 साल काम किया और चले गए छोड़ के। लेबर टर्नओवर हाई नहीं होना चाहिए, लेबर टर्नओवर लो होना चाहिए। ठीक है, नए एम्प्लॉय कोई आ भी रहे हैं तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन में तो उनको टाइम देना चाहिए ताकि वो तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर को अडॉप्ट कर पाएँ और ताकि वो तुम्हारे वर्क प्लेस का जो एनवायरनमेंट है उसको अडॉप्ट कर पाएँ। उसके बाद आता है इनिशिएटिव। इनिशिएटिव प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन को एम्प्लॉइज से भी सजेशन लेने चाहिए, क्योंकि हर इंसान का दिमाग अलग है, हर इंसान कुछ नया सोच सकता है। तो एक ऑर्गेनाइजेशन में उस सजेशन सिस्टम ज़रूर होना चाहिए कि एम्प्लॉइज़ भी सजेस्ट करें। ठीक है, तभी वो अगर उनके सजेशन सुने जाएंगे तभी वो उस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ महसूस कर पाएंगे। उसके बाद आता है एस्पेरेट डी कॉप्स। एस्पेरेट डी कॉप्स क्या कहता है कि यूनिटी इज स्ट्रेंथ, यानी कि हमें मैं की बजाय हम का यूज़ करना चाहिए। इसका मतलब कि जैसे हम बात करें तो इसमें हमें हमेशा जो है यूनिटी के साथ काम करना चाहिए कि एक मैनेजर अगर अपने एम्प्लॉइज से बात भी कर रहा है तो बात ऐसे होनी चाहिए कि टीम की तरह बात हो, टीम स्पिरिट आए। मैनेजर ये ना बोले कि मैंने ये कर दिया, मैं नहीं होना चाहिए, हम होना चाहिए। हम होगा तभी एम्प्लॉइज जो है आप बिलोंगिंगनेस को फील करेंगे, एम्प्लॉइज जो है उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ कनेक्ट कर पाएंगे। तो ये थे हमारे 14 प्रिंसिपल्स। अब हम बात करेंगे साइंटिफिक मैनेजमेंट की। तो सबसे पहले साइंटिफिक मैनेजमेंट के जो फादर हैं दैट इज फ्रेडरिक विंस्लो टेलर, यानी कि FW टेलर हम इनको बोलते हैं। साइंटिफिक मैनेजमेंट के फादर हैं ये, जैसे जनरल मैनेजमेंट के फादर हेनरी फ्योल थे, ऐसी साइंटिफिक मैनेजमेंट के जो फादर हैं वो फ्रेडरिक विंस्लो टेलर हैं। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट जो है वो 2 शब्दों से मिलकर बना है, एक है साइंस और दूसरा है मैनेजमेंट। साइंस का मतलब क्या होता है? साइंस का मतलब होता है कि किसी भी काम को करने के लिए जब आपके पास एक प्रॉपर नॉलेज होती है तो मैनेजमेंट भी वही चीज़ है। मैनेजमेंट क्या है? एक ऐसी एक्टिविटी है जिसको परफॉर्म करने के लिए आपके पास प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप उसको प्रॉपर वे में कर पाओगे परफॉर्म। So the meaning of scientific management is to perform a work in proper form with the help of proper knowledge। मतलब कहने का मतलब ये है कि साइंस का मतलब प्रॉपर नॉलेज, किसी भी काम को करने के लिए प्रॉपर नॉलेज का होना, और मैनेजमेंट एक ऐसी एक्टिविटी है जिसको प्रॉपर वे में परफॉर्म करना होता है। तो इसीलिए साइंटिफिक मैनेजमेंट का मतलब क्या कि साइंटिफिक मैनेजमेंट इज टू परफॉर्म अ वर्क इन प्रॉपर फॉर्म, कि किसी भी काम को प्रॉपर तरीके से करना विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर नॉलेज। सिंपल वर्ड्स में अगर हम बात करें तो साइंटिफिक मैनेजमेंट एक ऐसी कला है, एक ऐसी आर्ट है जिसमें आप ये जानते हो कि किसी भी काम को कैसे करना है, व्हाट इज टू बी डन, मतलब क्या करना है, एंड हाउ इट इज टू बी डन, और कैसे करना है उसको। तो FW टेलर ने हमको डेफिनेशन भी दी है साइंटिफिक मैनेजमेंट की। साइंटिफिक मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ नोइंग, जानने की कला है एग्जैक्टली व्हाट यू वांट मेन टू डू। मेन टू डू मतलब कि आप लोगों से क्या करवाना चाहते हो, एंड सीइंग मतलब उनको देखना दैट दे डू इट इन द बेस्ट एंड चीपेस्ट वे, और वो देखना कि वो लोग उस काम को अच्छे तरीके से, सबसे अच्छे तरीके से कर रहे हैं या नहीं कर रहे, और चीपेस्ट वे का मतलब होता है कि बहुत ही मिनिमम वेस्टेज पे वो काम होना चाहिए, मतलब कॉस्ट कम आनी चाहिए और आउटपुट ज्यादा होना चाहिए। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ नोइंग एग्जैक्टली व्हाट यू वांट मेन टू डू यानी कि लोगों से क्या करवाना चाहते हैं, तो ये जानने की कला है साइंटिफिक मैनेजमेंट। अब साइंटिफिक मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? साइंटिफिक मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव यही है कि प्रोडक्शन को मैक्सिमम करना है विद मिनिमम कॉस्ट, लागत कम होनी चाहिए लेकिन आउटपुट यानी कि प्रोडक्शन जो है वो ज्यादा आना चाहिए। उसके बाद वर्कर्स को ट्रेंड और एफिशिएंट बनाना भी साइंटिफिक मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव है। उसके बाद स्पेशलाइजेशन, मेथड ऑफ स्पेशलाइजेशन अडॉप्ट करना किसी भी काम को करने के लिए। मतलब कहने का मतलब ये है कि जब भी आप कोई काम कर रहे हो तो उसका बेस्ट मेथड आपको जो है पता होना चाहिए, तो वो मेथड हमें अडॉप्ट करना है। वो तभी पता चलेगा जब आप बार बार किसी काम को अलग अलग तरीके से करने की कोशिश करोगे, फिर जो सबसे बेस्ट तरीका होगा वही मेथड आपको यूज करना है, अडॉप्ट करना है। यूज साइंटिफिक टेक्निक, साइंटिफिक मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव है साइंटिफिक टेक्निक्स का यूज करना, अपने वर्कर्स को ट्रेन करना,
साइंटिफिक बेसिस पे उनको ट्रेन करना, साइंटिफिक बेसिस पे उनका सिलेक्शन करना कि कौन सा वर्कर किस काम के लिए परफेक्ट है। उसके बाद डिवीजन ऑफ वर्क को प्रमोट करना, एज वी नो हेनरी फ्योल ने हमें ये प्रिंसिपल दिया है जिसको प्रमोट करता है साइंटिफिक मैनेजमेंट। फिर यहाँ पे हमारे पास कुछ साइंटिफिक मैनेजमेंट के 4 प्रिंसिपल हैं। जैसे हेनरी फ्योल ने हमें 14 प्रिंसिपल दिए थे जो अभी हमने पढ़े, ऐसे ही FW टेलर ने भी हमको 4 प्रिंसिपल दिए हैं, जिसमें पहला प्रिंसिपल है हमारा साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, सेकंड हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, थर्ड कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, एंड फोर्थ इज डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स टू देयर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। अब इन चारों को एक एक करके हम समझेंगे कि चारों का मतलब क्या है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो साइंस नॉट द रूल ऑफ थंब, तो ये रूल क्या करता है, ये रूल फोकस करता है कि किस तरीके से हम किसी भी काम को करने के लिए, जो भी कोई भी अगर काम है उसका प्रॉपर तरीके से तो पहले साइंटिफिक एनालिसिस करना है, ठीक है, और उसी साइंटिफिक एनालिसिस करने की वजह से हमारे उस काम में क्या मिलेगी, हमें एफिशिएंसी मिलेगी। तो ये रूल क्या फोकस करता है, इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, कि ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी को बढ़ाना है, और कैसे बढ़ाना है, साइंटिफिक एनालिसिस करने का। साइंटिफिक एनालिसिस का मतलब ये होता है कि आपको ये देखना है कि वो काम हम बेस्ट एंड चीपेस्ट वे में कैसे कर सकते हैं, मतलब उसको बार बार एक्सपेरिमेंट करना कि भाई कौन सा बेस्ट तरीका है इस काम को करने का जिसमें हमारी बहुत कम कॉस्ट आए और प्रोडक्शन बड़ा अच्छा हो जाए, उसी को हम एफिशिएंसी बोलते हैं। तो नॉट विद द रूल ऑफ थंब मेथड, नॉट विद द रूल ऑफ थंब मेथड का मतलब ये होता है कि रूल ऑफ थंब का मतलब क्या होता है, हाँ भाई एक काम को करने का सिर्फ यही तरीका है, ऐसा नहीं होता। हर काम को करने का बेस्ट तरीका खोजा जा सकता है। तो साइंस इसलिए बोला गया कि साइंस नॉट द रूल ऑफ थंब, नॉट द रूल ऑफ थंब मतलब कि आपने बोल दिया कि यही काम को करने का तरीका है, तो ऐसा नहीं होता। वहां पे आप अपना साइंस लगा सकते हो, वहां पे आप बेस्ट तरीका खोज सकते हो। तो टेलर का मानना था दैट इवन अ स्मॉल एक्टिविटी, मतलब एक छोटी सी एक्टिविटी जैसे कि पेपर शीट को लोड करना बॉक्स कार्ड्स में, इसको भी आप साइंटिफिकली प्लान कर सकते हो, इसमें अभी आपका टाइम बच सकता है और ह्यूमन एनर्जी बच सकती है। तो टेलर का जो फोकस था वो छोटी सी छोटी एक्टिविटी को बिल्कुल बढ़िया तरीके से करना का तरीका खोजना। वो ये चाहता था कि हर एक छोटे से छोटे काम को करने का बेस्ट तरीका खोजा जाए ताकि उसमें टाइम भी कम लगे और ह्यूमन एनर्जी भी कम लगे। उसके बाद सेकंड जो उनका प्रिंसिपल था दैट इज हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, यानी कि हार्मनी की उन्होंने बात करी। तो टेलर ने इंडिकेट किया और टेलर ने ये विश्वास जताया कि वर्कर्स और मैनेजमेंट के बीच का जो रिलेशनशिप होना चाहिए वो कॉर्डियल होना चाहिए, वो कंप्लीटली हार्मोनियस होना चाहिए। मतलब दोनों के मतलब चाहे वर्कर्स और मैनेजर दोनों को मिलकर काम करना चाहिए, दोनों को एक दूसरे की बातों को सुनना चाहिए, दोनों को एक दूसरे के साथ कॉपरेट करके चलना चाहिए, हार्मनी होनी चाहिए उनके बीच में। अगर वो दोनों मतलब वर्कर्स और मैनेजमेंट के बीच में किसी भी तरीके का डिफरेंस है, भेदभाव है, या फिर जो है उनके इंटरेस्ट डिफरेंट है, तो इससे कभी भी किसी का एक का फायदा नहीं हो सकता। मतलब दोनों को कॉर्डियल रिलेशनशिप बना के चलना चाहिए, दोनों के अंदर हार्मनी होनी चाहिए, चाहे वर्कर्स और मैनेजमेंट के बीच अच्छे रिलेशनशिप होने चाहिए, तभी बेस्ट काम हो सकता है। उसके बाद थर्ड उन्होंने प्रिंसिपल बताया दैट इज कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, मतलब कॉपरेशन की बात की उन्होंने। तो ये बिल्कुल हार्मनी की तरह ही है कि बिलीव्स इन म्यूचुअल कोलैबोरेशन, कि सब लोग मिलकर काम करें, सब लोग जो है सबका जो है म्यूचुअल बेनिफिट होना चाहिए, यानी कि सब अपना अपना फायदा देखें, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वर्कर्स और मैनेजमेंट के बीच में म्यूचुअल कोलैबोरेशन होना जरूरी है, बिल्कुल बिल्कुल हार्मनी की तरह ये वाला भी। उसके बाद फोर्थ है दैट इज डेवलपमेंट ऑफ एवरी पर्सन टू हिज ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी। ऑब्वियसली हम ये साइंटिफिक मेथड यूज कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि हर एक काम करने वाला पर्सन जो है वो उस काम को करते करते उस काम में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट बन जाए, कि वो इतना ज्यादा एफिशिएंट होकर काम करे, तो कि वो पर्सन इतना ज्यादा मतलब अपनी बिल्कुल ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी के साथ उसका डेवलपमेंट होना चाहिए। तो किसी भी कंपनी की जो इफेक्टिवनेस है वो उसके एम्प्लॉइज की एबिलिटी और उसके एम्प्लॉइज की स्किल पर डिपेंड करती है, कि जितना ज्यादा उसका एम्प्लॉई। उसके बाद आता है कि हाँ, तो इंप्लीमेंटिंग ट्रेनिंग एंड लर्निंग बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड टेक्नोलॉजी इज द साइंटिफिक अप्रोच टू ब्रश अप द एम्प्लॉय स्किल, कि आप एक कंपनी अपने एम्प्लॉय की स्किल्स को कैसे ब्रश अप कर सकती है, कैसे निखार सकती है, ट्रेनिंग के थ्रू उनको बेस्ट प्रैक्टिसेस लर्न करा के, उनको नई नई टेक्नोलॉजी से अवेयर करा के। एंड देन आता है हमारा मॉडर्न टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो मॉडर्न टेक्निक्स की अगर हम बात करें, वैसे तो पुरानी टेक्निक्स भी हैं, ट्रेडिशनल टेक्निक्स भी हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट की, बट अगर टेक्निक्स से रिलेटेड कुछ भी पूछा जाता है तो आप मॉडर्न टेक्निक्स मेंशन कर सकते हैं वहाँ पे, बिकॉज यहाँ से क्वेश्चन आया लास्ट ईयर में, काइजन के ऊपर क्वेश्चन आया है। तो चलिए बात करते हैं, ये 4 टेक्निक्स हमारे पास, एक जस्ट इन टाइम मैन्युफैक्चरिंग है, लीन मैन्युफैक्चरिंग है, काइजन है, 6 सिग्मा है। ये 4 हमारी मॉडर्न टेक्निक्स है साइंटिफिक मैनेजमेंट की, जिनके बारे में एक एक करके पढ़ते हैं ताकि हमें पता तो होना चाहिए साइंटिफिक मैनेजमेंट के बारे में। सबसे पहले जस्ट इन टाइम शीट मेथड भी इसको हम बोलते हैं। तो ये ऑब्वियसली इन्वेंटरी मैनेजमेंट की एक स्ट्रैटेजी है, जिसका मतलब यही है कि हमें वर्क इन प्रोग्रेस पे जो हमारी स्टॉक है, वर्क इन प्रोग्रेस क्या होता है, वर्क इन प्रोग्रेस ये होता है कि जब हमारा प्रोडक्शन प्रोसेस चल रहा होता है ना, तो वो स्टेप बाय स्टेप होकर गुजर रहा होता है। वर्क इन प्रोग्रेस मतलब हर लेवल पे, हर स्टेप पे आपको स्टॉक की रिक्वायरमेंट होती है, तो हमें उसको मिनिमाइज करना है और उससे रिलेटेड कॉस्ट को मिनिमाइज करना है। तो अगर हम वर्क इन प्रोग्रेस से रिलेटेड कॉस्ट को रिड्यूस करते हैं तो वहां पे हम अपना आरओआई जो है, यानी कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, यानी कि अपने प्रॉफिट्स को इंप्रूव कर सकते हैं। ऑब्वियसली अगर कॉस्ट कम होगी तो आपका प्रॉफिट ऊपर जाएगा ही जाएगा। जस्ट इन टाइम मैन्युफैक्चरिंग का मतलब यह है कि जिस टाइम पर जरूरत है, जिस टाइम पर उस स्टॉक की रिक्वायरमेंट है, हमें उसी टाइम पे उसको अवेलेबल कराना है। दैट इज जस्ट इन टाइम मैन्युफैक्चरिंग। इससे कॉस्ट रिड्यूस होगी तो आरओआई बढ़ेगा, यानी कि प्रॉफिट इंक्रीज कर सकते हो, क्योंकि जितनी कॉस्ट कटिंग होगी उतना ज्यादा प्रॉफिट बचा पाओगे। तो ये एक हमारा जो है मेथड है, टेक्निक है साइंटिफिक मैनेजमेंट की। उसके बाद लीन मैन्युफैक्चरिंग। लीन मैन्युफैक्चरिंग एक मैनेजमेंट की फिलॉसफी है जो 7 वेस्टेजेस की बात करती है। और वो 7 वेस्टेजेस क्या है, मतलब वो कहती है कि ये 7 वेस्टेजेस को हमें रिड्यूस करना चाहिए, दैट इज लीन मैन्युफैक्चरिंग। तो ये 7 वेस्टेजेस है। सबसे पहले हमारा ओवर प्रोडक्शन का वेस्ट। ऑब्वियसली अगर आप ओवर प्रोड्यूस कर दोगे थिंग्स को तो वो वेस्ट है। वेटिंग फॉर टाइम, टाइम का वेट करना, ट्रांसपोर्टेशन का वेट करना, या वहाँ पे अगर किसी तरीके का वेस्टेज हो रहा है, प्रोसेसिंग में वेस्टेज हो रहा है। मोशन क्या होता है, मोशन स्टडी की बहुत बात होती है। मोशन स्टडी की बात होती है कि भाई हर काम को करने में कितने मोशन चल रहे हैं, मतलब मोशन लग रहा है, कितना ह्यूमन एनर्जी लग रहा है, वहाँ पे वेस्टेज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इन्वेंट्री वेस्टेज नहीं होना चाहिए, किसी भी तरीके का स्क्रैप वेस्टेज नहीं होना चाहिए। तो ये वेस्टेजेस नहीं होना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि अगर यहाँ वेस्टेज हो गए तो आपकी कॉस्ट बढ़ेगी, प्रॉफिट कम होगा। तो इन वेस्टेजेस का ध्यान रखना चाहिए, मतलब इन स्टेप्स में वेस्टेज नहीं होनी चाहिए। ये 7 स्टेप की बात करता है लीन मैन्युफैक्चरिंग। तो ये जो 7 वेस्ट हैं, इनसे जो है हमारे बिजनेस को जो है लॉसेस हो सकते हैं। रॉ मटेरियल का वेस्ट, मैन पावर का वेस्ट, इलेक्ट्रिसिटी का वेस्ट, ट्रांसपोर्टेशन का वेस्ट, ये सारा जो है इन वेस्टेजेस को हमें रिड्यूस करना है। मतलब ये मेन एम होना चाहिए एक मैनेजर का कि कैसे हम इन 7 वेस्टेजेस को जैसे तैसे रिड्यूस कर पाए। तो रिड्यूसिंग दिस वेस्ट रिजल्ट इन इंप्रूवमेंट ऑफ क्वालिटी एंड कॉन्ट्रैक्शन
इन प्रोडक्शन कॉस्ट की आप अगर इन वेस्टेज को रिड्यूस करते हो, कम करते हो, तो आप अपनी क्वालिटी को भी इंप्रूव कर पाएंगे और साथ ही साथ आप प्रोडक्शन कॉस्ट को भी कॉन्ट्रैक्ट यानी कि कम कर पाओगे और टाइम भी कम कर पाओगे, मतलब टाइम भी कम टाइम में सारी चीज़ हो जाएंगी। तो इससे क्या है, कंपनी की परफॉर्मेंस और इनहेंस हो सकती है, बढ़ सकती है, इंक्रीज हो सकती है और उसके प्रॉफिट भी बढ़ सकते हैं। काइजन का क्वेश्चन लास्ट टाइम आया है, काइजन का क्वेश्चन आया है तो हमें 100% करना है इसको। तो काइजन एक जापानीज टर्म है जिसका मतलब होता है इंप्रूवमेंट या फिर कोई चेंज करना, चेंज फॉर द बेटर, कि हमें किसी भी काम को बेटर करने के लिए उस काम को चेंज करना है। तो ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आपकी प्रोडक्टिविटी को इंप्रूव करने की बात करता है। तो काइजन का मेन पर्पस यही है कि हमें वेस्टेजेस को कट आउट करना है, हमें वर्क को स्टैंडर्डाइज करना है, मतलब स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग काम करना है, हमें टाइमली डिलीवर करना है और हमें साथ ही साथ जो है सूटेबल एंड राइट साइज ऑफ इक्विपमेंट जो है वो प्रोवाइड करने चाहिए और बेटर सप्लाई चेन हमारी होनी चाहिए। काइजन ये सारी बातें करता है। तो काइजन क्या है, चेंज फॉर द बेटर और इंप्रूवमेंट की बात करता है। तो काइजन लोगों को इंस्ट्रक्ट करता है कि किस तरीके से आप जो है स्पीडी एक्सपेरिमेंट करते हो और जो है साइंटिफिक मेथड्स को आप यूज करो और वेस्टेजेस को आप क्या करो, एलिमिनेट करो। तो ये है हमारा काइजन। 6 सिग्मा मतलब 2 मार्क्स में काइजन पूछा जा सकता है। अगर बड़ा क्वेश्चन आ गया टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट तो आप मेंशन कर सकते हो। 6 सिग्मा क्या होता है? 6 सिग्मा एक डेटा ड्रिवन अप्रोच है जो एक ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करती है उसकी इनएफिशिएंसी को कम करने के लिए। इनएफिशिएंसी क्या होती है? जब हम वेस्टेजेस करते हैं, जब हम एफिशिएंटली काम नहीं करते, हम ज्यादा वेस्ट करके प्रोडक्शन कर रहे हैं, वो होती है इनएफिशिएंसी। तो 6 सिग्मा एक डेटा ड्रिवन अप्रोच है जो एक ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करती है उसकी इनएफिशिएंसी को रिड्यूस करने में, उसके टाइम को सेव करने में, मनी को सेव करने में और साथ ही साथ जो क्वालिटी में वेरिएशंस आ रहे हैं। अब क्वालिटी में वेरिएशन आने का मतलब क्या होता है कि आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हो, ठीक है, जो है कभी तो उसकी क्वालिटी कुछ आ रही है, कभी उसकी क्वालिटी कुछ आ रही है, तो ये हो गया क्वालिटी वेरिएशन। तो ये नहीं होना चाहिए। कोई भी आप प्रोडक्ट खरीद रहे हो, आपको जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई फूड प्रोडक्ट खरीदो तो उसकी क्वालिटी, खाने की क्वालिटी सेम होनी चाहिए। तो हम चाहते हैं, तभी तो हम उस नाम से जाने जाएंगे कि हाँ भाई सेम टेस्ट आ रहा है ना किसी भी चीज का। तो क्वालिटी वेरिएशन को कम करने की बात करता है 6 सिग्मा। 6 सिग्मा ये 6 हम क्यों बोल रहे हैं? ये 6 चीजें हैं क्या? सबसे पहले तो आपको ये 6 चीजें पता होनी चाहिए ना। तो इसमें 6 सिग्मा है, फर्स्ट डिफाइन, सेकंड मेजर, थर्ड एनालाइज, इंप्रूव, कंट्रोल, वेरीफाई। यानी कि सबसे पहले तो आप अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है उसको डिफाइन करो, ठीक है, उसको मेजर करो, उसको एनालाइज करो, फिर उसमें इंप्रूव करो, ठीक है, एंड देन इंप्रूवमेंट करने के बाद चेक करो, बार बार देखो कि जो हमने सोल्यूशन निकाला वो प्रॉपर वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है, मतलब कंट्रोलिंग की बात करता है, एंड देन वेरिफिकेशन। तो ये 6 सिग्मा है। ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट कर सकता है 6 सिग्मा को यूज करके और कस्टमर सेटिस्फेक्शन अचीव किया जा सकता है। नाउ अब हमारी आती है थर्ड अप्रोच। अभी हम क्लासिकल अप्रोच पे ही चल रहे हैं। अभी हमने सबसे पहले तो हमने प्री साइंटिफिक एरा की बात करी, फिर हमने साइंटिफिक एरा की बात कर रहे हैं यानी कि क्लासिकल अप्रोच की बात कर रहे हैं, जिसमें हमारी 3 अप्रोचेज हैं। एडमिनिस्ट्रेशन टेव अप्रोच जो हमारे को हेनरी फ्योल ने दी थी, सेकंड हमें साइंटिफिक मैनेजमेंट की बात करी जो हमें एफडब्ल्यू टेलर यानी कि फ्रेडरिक विंस्लो टेलर ने दी। अब ये थर्ड हम ब्यूरोक्रेटिक मॉडल यानी कि ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट अप्रोच की बात करें जो हमें मैक्स वेबर ने दी है। उसके बाद हम न्यू क्लासिकल अप्रोच की बात करेंगे एंड देन हम मॉडर्न मैनेजमेंट की बात करेंगे। ये सारा इवोल्यूशन का ही पार्ट है। तो उसके बाद बात करते हैं, चलिए ब्यूरोक्रेटिक की, ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट की बात करते हैं। तो ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो एक जर्मन के सोशियोलॉजिस्ट थे मैक्स वेबर, उन्होंने ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट अप्रोच को डेवलप किया है। तो वेबर का जो व्यू था वो यही था कि स्ट्रिक्ट रूल्स जो है वो फॉलो किए जाने चाहिए एक ऑर्गेनाइजेशन में, जिससे आप जो है मैनेजरियल इनकंसिस्टेंसी को रिमूव कर सकते हो। यानी कि इनका कहना ये था कि एक ऑर्गेनाइजेशन में आपको स्ट्रिक्ट रूल्स फॉलो करने चाहिए और करवाने चाहिए अपने एम्प्लॉइज से, तभी आपकी जो मैनेजरियल स्किल्स हैं वो कंसिस्टेंट रहेंगी और बढ़िया रहेंगी। तो ये जो इन्होंने प्रिंसिपल्स दिए, मतलब मैक्स वेबर के द्वारा दिए गए जो प्रिंसिपल्स थे, जो इन्होंने बोला कि वर सेम एज द प्रिंसिपल ऑफ फ्योल, यानी कि जो हमारे हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल्स थे वही प्रिंसिपल्स इन्होंने भी फॉलो करने की बात करी और इन्होंने भी कहा कि उनका स्ट्रिक्ट फॉलो होना चाहिए, मतलब वो रूल्स वो प्रिंसिपल्स स्ट्रिक्टली फॉलो किए जाने चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में। अब वेबर की जो ब्यूरोक्रेटिक मॉडल था उसमें क्या फीचर्स थे, मतलब वेबर ने ऐसा क्या अलग बात करी वो सुनते हैं। तो देयर इज अ क्लियर कट सेपरेशन बिटवीन सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट। सबसे पहले तो वेबर ने बोला कि क्लियर कट सेपरेशन होना चाहिए सुपीरियर और उसके सबऑर्डिनेट में। मैं सुपीरियर हूं, तू मेरा सबऑर्डिनेट है, मतलब क्लियर सेपरेशन होना चाहिए उस चीज का, ठीक है। देयर इज अ डिवीजन ऑफ लेबर बेस्ड ऑन फंक्शनल स्पेशलाइजेशन, जो जिस काम में स्पेशलाइज है उसको उसी काम को दिया जाना चाहिए, उसी काम से डिवाइड होना चाहिए, मतलब लेबर का डिवीजन भी उसी बेसिस पे होना चाहिए जो उसकी स्किल्स है। उसके बाद एक क्लियर सिस्टम होना चाहिए रूल्स एंड रेगुलेशंस का। एम्प्लॉइज का जो प्रमोशन है या एम्प्लॉयमेंट और ये जो प्रमोशंस हैं वो उसकी मेरिट्स पे और टेक्निकल कॉम्पिटेंस के बेस पे होना चाहिए। नहीं कि अगर मैं मैनेजर का फेवरेट हूं तो मेरे को बड़ी अच्छी पोस्ट मिल जाएगी या मेरा प्रमोशन हो जाएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो प्रॉपर मेरिट्स और टेक्निकल कॉम्पिटेंस के बेस पे होना चाहिए। उसके बाद मैक्स वेबर ने बोला कि स्पेसिफाइड क्वालिफिकेशन के बेसिस पे ही पोजीशंस दी जानी चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि अगर आपके पास कोई क्वालिफिकेशन ही नहीं है और आपको अपर लेवल की पोस्ट मिल जाएगी, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो इन्होंने बोला कि स्पेशलाइज क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। उसके बाद इस अप्रोच में बोला गया कि ह्यूमन रिलेशंस को जो है इग्नोर किया गया, यानी कि ह्यूमन रिलेशंस की कोई बात नहीं की गई। ये तो हमने पहले भी मतलब हमने देखा है कि जो क्लासिकल अप्रोच थी या जो हमारी प्री साइंटिफिक एरा था, जो अभी अर्ली जो था, उनमें यही तो था, ह्यूमन रिलेशंस को तो इग्नोर किया गया। लेकिन अभी जो थर्ड नंबर पे हम दैट इज न्यू क्लासिकल अप्रोच करेंगे ना, तो उस न्यू क्लासिकल में ह्यूमन रिलेशन की बात की गई है। क्लासिकल अप्रोच तक ह्यूमन रिलेशन की कोई भी बात नहीं की गई। उसके बाद एवरी सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट इज हिमसेल्फ रिस्पांसिबल टू टॉप मैनेजमेंट। हर एक सुपीरियर और सबऑर्डिनेट जो है वो टॉप मैनेजमेंट को रिस्पांसिबल होगा, मतलब जो भी काम के लिए अपने, ठीक है। और एज द रूल्स आर स्ट्रिक्टली फॉलो द फीलिंग ऑफ इनिशिएटिव इज रिड्यूस इन द एम्प्लॉइज। ऑब्वियसली यहाँ ये इसकी एक लिमिटेशन भी हम बोल सकते हैं ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट अप्रोच की, कि जब यहाँ जहाँ पे भी स्ट्रिक्टली फॉलो किए जाते हैं रूल्स एंड रेगुलेशन, वहाँ पे कोई भी एम्प्लॉई खुद से इनिशिएटिव नहीं लेता, वहाँ कोई क्या बोलते हैं सजेशन देने की कोशिश भी नहीं करता, बिकॉज उनको रूल्स के दायरे में ही रह के काम करना होता है। तो ये थी हमारी क्लासिकल अप्रोचेज, जिसमें हमने तीनों के बारे में पढ़ा, एडमिनिस्ट्रेटिव, साइंटिफिक एंड ब्यूरोक्रेटिक। नाउ लेट्स टॉक अबाउट न्यू क्लासिकल अप्रोच, दैट इज जो बात करती है दो अप्रोचेज की, ह्यूमन रिलेशन अप्रोच एंड बिहेवियरल साइंस अप्रोच। तो ये दो अप्रोचेज हैं हमारी, तो बात करेंगे। तो सबसे पहले तो थोड़ा सा न्यू क्लासिकल के बारे में पढ़ लेते हैं एंड देन हम दोनों के बारे में पढ़ते हैं। तो इन ऑर्डर टू रिमूव द ड्रॉबैक्स ऑफ द क्लासिकल अप्रोच ऑफ मैनेजमेंट, न्यू अप्रोच इमर्ज इन द ईयर 1930। तो अभी हमने मैनी ईयर्स भी पढ़ाए थे ना आप लोगों को, 1930 से 1950 के बीच में न्यू क्लासिकल अप्रोच थी, जिसको हमने बोला न्यू क्लासिकल अप्रोच ऑफ मैनेजमेंट। तो अब जो भी क्लासिकल अप्रोच के ड्रॉबैक्स थे, अब मैंने बताया पहला ड्रॉबैक तो ये था कि ह्यूमन रिलेशंस को इग्नोर किया गया, ठीक है। तो यहाँ पे उस ड्रॉबैक को रिमूव किया गया, यानी कि यहाँ पे ह्यूमन रिलेशन की बात की गई है। तो अब ये उन्होंने साफ साफ बोला कि ये अप्रोच जो है वो क्लासिकल अप्रोच से कैसे डिफरेंट है।
that classical approach assume the human resource of production as passive, whereas the approach describe the active role of human resource in the success of an organization. यानी कि क्लासिकल अप्रोच में ह्यूमंस को ज्यादा बात मतलब ह्यूमन रिसोर्स को पैसिव बोला गया। पैसिव मतलब होता है सेकेंडरी, यानी कि उन्होंने बोला कि बाकी रिसोर्सेज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ह्यूमन रिसोर्स तो सेकेंडरी रिसोर्स है। लेकिन न्यू क्लासिकल अप्रोच बोलता है कि ह्यूमन रिसोर्स ही एक्टिव रोल अदा करते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस के लिए, यानी कि इन्होंने ह्यूमन एलिमेंट को ज्यादा प्रेफरेंस दी है। तो ये जो अप्रोच है ये ज्यादा इंपॉर्टेंस किसको देती है, ये पर्सनल रिलेशंस को देती है, साथ ही साथ कलेक्टिव एफर्ट्स को, क्योंकि ऑब्वियसली जब आपके साथ आप जिनके साथ काम करते हैं उनके साथ आपके रिलेशन अच्छे हैं तो आप और ज्यादा अच्छे से काम कर पाते हो, उससे हमारी बिजनेस एक्टिविटी या जो ऑर्गेनाइजेशन में काम हो रहा है वो स्मूथ रन होता है। तो अब इन्होंने दो अप्रोचेस की बात करी, पहली ह्यूमन रिलेशन अप्रोच और दूसरी कौन सी है, बिहेवियरल साइंस अप्रोच। तो सबसे पहले ह्यूमन रिलेशन अप्रोच की बात करेंगे एंड देन हम बिहेवियरल साइंस अप्रोच की बात करेंगे। तो ह्यूमन रिलेशन अप्रोच की अगर हम बात करें तो हमारे एल्टन मायो जो कि एक ऑस्ट्रेलियन साइकोलॉजिस्ट थे, इन्होंने राइटली बोला, मतलब इनको राइटली कहा गया द फादर ऑफ ह्यूमन रिलेशन मूवमेंट, यानी कि एल्टन मायो को जो है फादर ऑफ ह्यूमन रिलेशन मूवमेंट कहा गया है, जो कि एक ऑस्ट्रेलियन साइकोलॉजिस्ट थे। इनको तो एल्टन मायो ने बोला कि जो है ह्यूमन बींग्स जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि ह्यूमन बींग्स की इंपॉर्टेंस को इन्होंने रिकॉग्नाइज किया कि ह्यूमन बींग या ह्यूमन रिसोर्सेज जो है वो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे मैनेजमेंट में। तो उन्होंने बोला कि ह्यूमन बींग्स जो है वो कॉम्प्लेक्स है, इन्फ्लुएंशियल इनपुट है हमारी ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस में। इसका मतलब ये होता है कि ह्यूमन बींग्स जो है काम तो एक्चुअल में उन्होंने ही करना है, राइट, पर उनसे काम निकलवाना बेस्ट तरीके से, बेस्ट वे से, बिल्कुल एफिशिएंसी के साथ, ये चीज़ बड़ी कॉम्प्लेक्स होती है, ठीक है। क्योंकि उसके लिए आपको देखो किसी भी पर्सन को, किसी भी ह्यूमन को अगर आपको मोटिवेट करके उससे बेस्ट तरीके से काम निकलवाना है तो सबसे पहले उसको समझना, उसको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, एंड दैट इज वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स फॉर अ मैनेजर, राइट। और इन्फ्लुएंशियल है, इन्फ्लुएंशियल का मतलब ये होता है कि बड़ी जल्दी इन्फ्लुएंस भी हो जाते हैं, है ना। तो इन्होंने इस बारे में बात करी। इफ मैनेजमेंट वांट्स टू एनहांस प्रोडक्टिविटी, अगर मैनेजमेंट चाहता है कि हाँ ऑर्गेनाइजेशन में प्रोडक्टिविटी को एनहांस किया जाए, इंक्रीज किया जाए, तो ह्यूमन बींग्स को आप इग्नोर नहीं कर सकते, ह्यूमन बींग्स की सोशल नीड्स, ह्यूमन बींग्स की साइकोलॉजिकल नीड्स को आप इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसको तो आपको ध्यान देना ही है। तो अब एल्टन मायो का एक एक्सपेरिमेंट हमने यहाँ पे लिया है, जो कि एक इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट उन्होंने करा था, तो उसको हम स्टडी करते हैं। हॉदन स्टडीज को हम बोलते हैं, 1920 या 1930 में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करे थे जिसको एक नाम दिया गया हॉदन स्टडीज का। तो क्या हुआ उसमें वो पढ़ते हैं कि मायो और उसकी टीम ने, मतलब मायो की टीम ने क्या किया, एग्जामिन किया कि लाइटिंग कंडीशंस जो होती हैं, लाइटिंग कंडीशंस जो इलेक्ट्रिसिटी लाइटिंग कंडीशंस का क्या इफेक्ट पड़ता है वर्कर की प्रोडक्टिविटी पे। मतलब उन्होंने एक इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट किया जो कि लाइट से रिलेटेड था। तो अब इन्होंने क्या किया, दो ग्रुप्स सिलेक्ट किए एम्प्लॉइज में, मतलब दो टीम्स बना दी, ठीक है। तो दो टीम्स बना दी, तो क्या इन्होंने, वन ग्रुप वॉज प्लेस्ड इन अ रूम वेयर द लाइटिंग रिमेन्ड कॉन्स्टेंट, मतलब एक रूम ऐसा था जहाँ पे एक ग्रुप को रखा गया और वहाँ पे लाइटिंग को कांस्टेंट रखा गया, मतलब लाइटिंग बिल्कुल कांस्टेंट रही, कोई चेंज नहीं किया। लेकिन सेकंड ग्रुप को एक ऐसे रूम में रखा गया जहाँ पे लाइटिंग जो थी वो वेरिड मतलब कभी आ रही है, कभी जा रही है, आ रही है, मतलब ऐसा कुछ फ्लक्चुएशन हो रही है, कुछ ऐसी पीरियोडिकली। तो इस तरीके से उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। तो अब सरप्राइजिंगली यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है, सरप्राइज। क्या हुआ, सरप्राइज ये हुआ कि दोनों ही ग्रुप्स के जो आउटपुट्स थे वो स्टेडीली इंक्रीज हो रहे थे क्योंकि अब ये क्या हुआ, कहने का मतलब है कि एक ग्रुप को तो हमने लाइटिंग कांस्टेंट रखी, दूसरे ग्रुप में हमने लाइटिंग को कांस्टेंट नहीं रखा, मतलब हमने चेंजिंग करा। तो ये कंक्लूड किया गया कि लाइटिंग जो था वो एक माइनर फैक्टर था, ठीक है। लाइटिंग यानी कि जो लाइटिंग वाला फैक्टर था वो एक माइनर फैक्टर था, लेकिन कोई और इंपॉर्टेंट फैक्टर्स थे जो आउटपुट, यानी कि जो ये बात की ना कि सारे दोनों ही ग्रुप्स का आउटपुट जो है वो बढ़ रहा था, तो बढ़ रहा था यानी कि दोनों ही ग्रुप का अगर आउटपुट बढ़ रहा है तो लाइटिंग तो कोई फैक्टर हुआ ही नहीं, बिकॉज अगर लाइटिंग अगर एक मेजर फैक्टर होता तो दोनों ही ग्रुप का परफॉर्मेंस जो है वो सेम नहीं होता, बल्कि हमने देखा कि दोनों ही ग्रुप का परफॉर्मेंस जो है वो बढ़ रहा था। तो इसका मतलब जब लाइटिंग की अगर वो फैक्टर नहीं था तो फिर ऐसे कौन से फैक्टर्स थे जो उनकी परफॉर्मेंस को इन्फ्लुएंस कर रहे थे, ठीक है। अब मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो कह सकते हैं कि ये साइकोलॉजिकल था। साइकोलॉजिकल मतलब जब हम ना क्या करते हैं, जैसे आपकी एक क्लास है जिसमें 40 बच्चे पढ़ते हैं और मैंने 20-20 का एक ग्रुप, एक दो ग्रुप बांट दिए, तो हर कोई अपने ग्रुप, दूसरा ग्रुप जो है वो, मतलब एक ग्रुप जो है वो दूसरे ग्रुप से कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकली जीतना चाहता है ना। तो कंपटीशन आ जाता है, कंपटीशन की भावना आ जाती है। तो आप जब किसी भी अपने एम्प्लॉइज के दो ग्रुप्स कर दोगे तो एक ग्रुप दूसरे ग्रुप से जीतना चाहता है, तो इसीलिए उनके आउटपुट बढ़ रहे थे ड्यू टू साइकोलॉजिकल फैक्टर, दैट इज उनके मन में कंपटीशन की भावना आ गई, उनके मन में जलन भावना आ गई, है ना। तो इट वाज लेटर कंक्लूडेड दैट प्रोडक्टिविटी इज नॉट डिपेंडेंट अपॉन फिजिकल कंडीशन अलोन बट ह्यूमन साइकोलॉजिकल कंडीशन आल्सो। और यस, फिजिकल कंडीशन ज्यादा डिपेंड नहीं करती, बल्कि ज्यादा डिपेंड जो एक ह्यूमन को अंदर से मोटिवेट करता है दैट इज साइकोलॉजिकल कंडीशन, यानी कि उसके ब्रेन से ही तो काम निकलवाना है, क्योंकि एक ह्यूमन को उसका ब्रेन ही तो चला रहा होता है। तो साइकोलॉजिकल कंडीशंस से किसी भी ह्यूमन की परफॉर्मेंस जो है वो इन्फ्लुएंस होती है। तो अभी लाइटिंग इफेक्ट से हमें ये पता चला कि फिजिकल कंडीशन से इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं होता, ये उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था। तो ये थी ह्यूमन रिलेशन की बात जो हमें एल्टन मायो के बारे में पता चला, उनके एक्सपेरिमेंट के बारे में पता चला। नाउ लेट्स टॉक अबाउट बिहेवियरल साइंस अप्रोच। तो ये जो है बिहेवियरल साइंस अप्रोच, इसका फोकस क्या है, ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करना, ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी लोग काम कर रहे हैं उसके बिहेवियर को स्टडी करना। और इस अप्रोच का जो मेन एम है वो यही है कि हमें उनके बिहेवियर को प्रॉपर तरीके से अंडरस्टैंड करना, साइंटिफिकली वेरीफिएबल प्रोपोजिशन। अब इसका मतलब ये होता है कि जब हम उनके बिहेवियर को अंडरस्टैंड कर रहे हैं तो हम वहाँ पे कुछ साइंटिफिकली वेरीफिएबल प्रोपोजिशन इस्टेब्लिश कर रहे हैं। इसका मतलब ये होता है कि जब हम किसी भी पर्सन के बिहेवियर को अंडरस्टैंड करते हैं तो हम ये देखते हैं कि कॉमन साइंस क्या आ रहे हैं, ठीक है, मतलब कॉमन बिहेवियर क्या आ रहा है। तो बेसिकली वहाँ पे हम साइंटिफिक मेथड्स को यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो अप्रोच थी, जो इन्होंने बात करी प्रोपोजिशंस की, वो प्रोपोजिशंस क्या थे, वो प्रोपोजिशंस के बारे में अब हम पढ़ते हैं कि ऐसे कौन से वेरीफिएबल प्रोपोजिशन उन्होंने एस्टैब्लिश किए। इन्होंने बोला नंबर 1 कि एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सोशियो टेक्निकल सिस्टम है। मतलब पहला प्रोपोजिशन यही है कि एक ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो सोशियो टेक्निकल सिस्टम होता है। अब ये सोशियो टेक्निकल का मतलब क्या होता है, सोशियो मतलब जो एज बी नो कि हर ऑर्गेनाइजेशन में लोग काम करते हैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली हर कोई अपना जो है एक स्टेटस डेवलप करता है, हर कोई चाहता है कि सब लोग उससे उसके रिलेशन जो है वो अच्छे बने, है ना, सोशल होना चाहता है। टेक्निकल, ऑब्वियसली हम एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तो वहाँ पे हम अपनी टेक्निकल कॉम्पिटेंस के बेस पे काम कर रहे हैं, ठीक है, टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं। तो एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सोशियो एज वेल एज टेक्निकल सिस्टम होता है। तो पहला प्रोपोजिशन यही होता है। दूसरा, इंटरपर्सनल एंड ग्रुप बिहेवियर जो है वो इन्फ्लुएंस करता है
इंटरपर्सनल एंड ग्रुप बिहेवियर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय अ वाइड रेंज ऑफ फैक्टर। वाइड रेंज ऑफ फैक्टर्स की अगर हम बात करें तो देखो, मेरा अगर मूड चेंज हुआ तो जरूरी नहीं है कि एक ही फैक्टर के बेस पे मेरा मूड चेंज हुआ होगा। मेरा मूड कई कई सारे फैक्टर्स के बेसिस पे चेंज हो सकता है। हो सकता है भाई मैं अपनी सैलरी से खुश ना हो सकता है मैं अपनी वर्किंग कंडीशन से खुश ना हो सकता है जो है मुझे लीव्स चाहिए, मतलब बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं जो किसी भी एम्प्लॉई के जो है बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। तो इंटरपर्सनल और ग्रुप बिहेवियर जो है वो बहुत सारे फैक्टर से इन्फ्लुएंस होता है। तो ये एक प्रोपोजिशन है इस अप्रोच का। अब बिहेवियरल अप्रोच के जो भी पाइनियर्स थे, पाइनियर्स मतलब जिन्होंने इसकी बात करी, बिहेवियरल अप्रोच को एस्टैब्लिश किया या बताया, उनके जो पाइनियर्स थे उन्होंने क्या बोला कि उन्होंने इस बात पे जोर दिया कि मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स वर्किंग विद एंड थ्रू पीपल, यानी कि उन्होंने इस बात पे जोर दिया कि मैनेजमेंट को भी वर्किंग विद एंड थ्रू पीपल, यानी कि जो लोगों के जो भी एम्प्लॉइज हैं उनके साथ मिलकर काम करना चाहिए। उसके बाद एम्प्लॉइज possess different attitudes, uh, employees possess different attitudes, perception and value that influence their behavior and performance within the organization। यानी कि इस अप्रोच में ये भी बोला गया कि हर एम्प्लॉय के डिफरेंट डिफरेंट एटीट्यूड्स होते हैं, उनकी परसेप्शन अलग होती है, किसी भी चीज़ को देखने का नजरिया उनका अलग होता है, अलग तरीके से वो किसी भी चीज़ को परसीव करते हैं, कोई उसको पॉजिटिव वे में लेता है, कोई किसी चीज़ को नेगेटिव वे में भी लेता है, उनके वैल्यूज डिफरेंट होते हैं, तो इसी तरीके से उनके बिहेवियर भी इन्फ्लुएंस होते हैं। ठीक है, तो ये बात भी इन्होंने बोली। तो देयर शुड बी हार्मोनियस अलाइनमेंट, तो इन्होंने हार्मोनियस अलाइनमेंट की बात करी कि जो है गोल्स एंड द नीड्स ऑफ इंडिविजुअल एंड द ऑर्गेनाइजेशन फॉर द ऑप्टिमल परफॉर्मेंस एंड इफेक्टिवनेस। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी जो है गोल्स हैं, ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स हैं और हमारे जो एम्प्लॉइज की नीड्स हैं उनमें एक हार्मोनियस अलाइनमेंट होना चाहिए। और ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये चीज़ जो है वो ऑर्गेनाइजेशन में जो भी एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं उनकी ऑप्टिमल ऑप्टिमल का मतलब यहाँ पे ये होता है कि मिनिमम कॉस्ट में बेटर आउटपुट, बेस्ट आउटपुट, मैक्सिमम आउटपुट जनरेट करना, दैट इज ऑप्टिमल परफॉर्मेंस। तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन क्या चाहता है कि ऑप्टिमल तरीके से काम हो, इफेक्टिवनेस के साथ काम हो। इफेक्टिवनेस का मतलब होता है कि टाइम पे काम हो, है ना। तो ये चीज़ें तभी अचीव की जा सकती हैं जब एक ऑर्गेनाइजेशन की नीड्स और एम्प्लॉइज की नीड्स और जो है ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स में एक हार्मोनियस अलाइनमेंट हो। यानी कि अगर मैं एज एन एम्प्लॉय किसी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रही हूँ तो मेरी जो नीड्स हैं वो मेरे ऑर्गेनाइजेशन जो है उसको समझनी चाहिए, है ना। मेरे मैनेजर को समझनी चाहिए कि मैं क्या चाहती हूँ। हो सकता है मैं इंक्रीमेंट चाहती हूँ, हो सकता है मैं इंसेंटिव ज़्यादा चाहती हूँ, हो सकता है मैं बड़ी पोजीशन चाहती हूँ, तो मेरी नीड्स को ध्यान में रखें। और मेरी नीड्स तभी सेटिस्फाई हो सकती है, ये बात मुझे पता होनी चाहिए कि मेरी नीड्स तब सेटिस्फाई होंगी जब मैं ऑर्गेनाइजेशन में अच्छा काम करूंगी और ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करूंगी। तो ये होता है हार्मोनियस अलाइनमेंट, तो ये होना चाहिए। उसके बाद द बिहेवियरल अप्रोच इज मल्टी डायमेंशनल एंड इंटरडिसिप्लिनरी। तो ये जो बिहेवियरल अप्रोच है ये मल्टी डायमेंशनल है, साथ ही साथ ये इंटरडिसिप्लिनरी। अब इसका मतलब ये होता है कि इसमें से जो है आप देखो, इट ड्रॉज नॉलेज फ्रॉम वेरियस बिहेवियरल साइंसेज सच एज साइकोलॉजी। यानी कि मल्टी डायमेंशनल का मतलब यहाँ पे यही है कि डिफरेंट डिफरेंट डिसिप्लिन्स की बात कर रहा है यहाँ पे, कि हमारी जो यहाँ पे नॉलेज है वो अलग अलग बिहेवियरल साइंसेस से ली गई है। जैसे साइकोलॉजी जो है, सोशियोलॉजी है, एंथ्रोपोलॉजी है, इसमें क्या है, इन तीनों ही सब्जेक्ट्स में ह्यूमन बिहेवियर की बात की जाती है, ह्यूमन बिहेवियर को समझा जाता है। तो ये सारी, इससे हम ह्यूमन बिहेवियर को प्रेडिक्ट भी कर सकते हैं। तो एक ऑर्गेनाइजेशन में ह्यूमन एलिमेंट को समझना बहुत ही कॉम्प्लेक्स टास्क है, पहली लाइन में ही हमने ये पढ़ा था, है ना। अब ये थी न्यू क्लासिकल अप्रोच। नाउ लेट्स टॉक अबाउट मॉडर्न मैनेजमेंट अप्रोच। तो इसमें हमारी ये तीन अप्रोचेस आती हैं, दैट इज क्वांटिटेटिव अप्रोच, सिस्टम अप्रोच एंड कंटिजेंसी अप्रोच। तो सबसे पहले बात करेंगे क्वांटिटेटिव अप्रोच की। तो क्वांटिटेटिव अप्रोच की अगर हम बात करें तो वर्ल्ड वॉर 2 यानी कि वर्ल्ड वॉर सेकंड में के दौरान जो हमारे मैथमेटिशियंस थे, फिजिस्ट थे और साइंटिस्ट थे, इन्होंने एक साथ मिलकर मिलिट्री प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया था, अच्छा सॉल्व करने की कोशिश की थी कह सकते हैं। तो वहाँ से जो है उन्होंने रिसर्च करी और जो है वहाँ से हमारी क्वांटिटेटिव अप्रोच निकल करके आई हमारे वर्ल्ड वॉर सेकंड में। तो क्वांटिटेटिव अप्रोच होती क्या है, इसकी डेफिनेशन यहाँ पे मेंशन है कि क्वांटिटेटिव अप्रोच इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ क्वांटिटेटिव टेक्निक्स। तो क्वांटिटेटिव अप्रोच क्या है, जो कहती है कि क्वांटिटेटिव टेक्निक्स का यूज करो अपनी डिसीजन मेकिंग को इंप्रूव करने के लिए। मान लो भाई मुझे कोई भी डिसीजन लेना है तो मैं डेटा के बेस पे डिसीजन लूंगी ना। आजकल हम डेटा एनालिटिक्स की बात करते हैं। तो डेटा एनालिटिक्स का मतलब क्या है कि आप आंकड़ों को देख रहे हो, आप आंकड़ों के बेस पे जो है अपना डिसीजन ले रहे हो कि भाई पिछले साल ये आंकड़े थे, ये प्रॉफिट था, ये सेल थी, इतना टन प्रोडक्शन था, सारे आंकड़े ही है ना, डेटा ही तो है, टेक्निक्स ही तो है ये क्वांटिटेटिव। तो क्वांटिटेटिव टेक्निक्स के बेसिस पे आप डिसीजन ले रहे हो आगे के लिए, है ना। तो दिस अप्रोच ऑल्सो कॉल्ड ऑपरेशनल रिसर्च, ऑपरेशन रिसर्च ऑफ मैनेजमेंट साइंस। तो ये ऑपरेशन रिसर्च की भी कहलाती है, मतलब इसका दूसरा नाम ऑपरेशन रिसर्च भी है। तो इसमें क्या होता है, क्वांटिटेटिव अप्रोच में आप स्टैटिस्टिक्स को अप्लाई करते हो, आप जो है इन्फॉर्मेशन मॉडल्स को यूज करते हो, आप कंप्यूटर साइमुलेशन को यूज करते हो, ठीक है। तो क्वांटिटी मैनेजमेंट की यहाँ पे तीन ब्रांचेस है, मैनेजमेंट साइंस, ऑपरेशन मैनेजमेंट एंड मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम। तो ये हमारे एमबीए के सब्जेक्ट्स भी हैं, जिसमें मैनेजमेंट साइंस तो आप अभी पढ़ी रहे हो सारा मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट्स, ऑपरेशन मैनेजमेंट है और मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम। तो ये सारी इसकी ब्रांचेस हैं, मतलब ये एक सब्जेक्ट्स हैं प्रॉपर। अब यूजेस ऑफ क्वांटिटेटिव अप्रोच, तो अब इस क्वांटिटेटिव अप्रोच की यूजेस क्या है, मतलब कहाँ यूज होती है। तो क्वांटिटेटिव अप्रोच जो है वो डायरेक्टली हैज कंट्रीब्यूटेड डायरेक्टली टू मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग इन द एरिया ऑफ प्लानिंग एंड कंट्रोल। तो यानी कि क्वांटिटेटिव अप्रोच का जो है डायरेक्ट जो कंट्रीब्यूशन है वो मैनेजमेंट के डिसीजंस पे है। यानी कि यहाँ पे जो मैनेजमेंट डिसीजन लेता है, जैसे किसी भी टास्क को प्लान करना, किसी भी टास्क की ऑब्वियसली प्लान करने के बाद एग्जीक्यूशन के बाद कंट्रोलिंग, ये सारी चीज़ें जो है इसमें हेल्प करता है क्वांटिटेटिव अप्रोच, वहाँ पे यूज़ किया जाता है। तो व्हेन मैनेजर मेक बजटिंग, जब मैनेजर बजटिंग कर रहे हैं, शेड्यूलिंग कर रहे हैं, क्वालिटी कंट्रोल देख रहे हैं या उससे रिलेटेड डिसीजंस ले रहे हैं, तो वहाँ पे क्वांटिटेटिव टेक्निक्स का यूज़ किया जाता है। ऑब्वियसली ये तो हमें पता ही है कि बजट बनाना सब जगह डेटा की रिक्वायरमेंट है, सब जगह स्टैट्स चलता है, स्टैट्स का मतलब ही डेटा होता है, ठीक है, कि डेटा की स्टडी करना। तो यहाँ पे क्वांटिटेटिव अप्रोच का जो मेन यूज़ है वो यही है कि कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सिस्टम अप्रोच। तो सिस्टम अप्रोच क्या होती है, सिस्टम अप्रोच एक ऐसी थ्योरी है जो एम्फेसाइज करती है दैट अ सिस्टम इज नॉट सिंपली अ कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल पार्ट्स बट रेदर देन एन ऑर्गेनाइजेशन होल। यानी कि यहाँ पे हम जो है इंडिविजुअल्स की बात नहीं कर रहे, यहाँ हम एक ऑर्गेनाइजेशन को एज अ होल, मतलब एक कंप्लीट ऑर्गेनाइजेशन की बात की जाती है, जिसको हम बोलते हैं सिस्टम। तो सिस्टम नाम से ही पता चल रहा है कि कोई सिस्टम लोगों से मिलकर बनता है ना, कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल जिसको हम बोलते हैं, कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल और एज एन ऑर्गेनाइज होल। तो अब इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि सिस्टम क्या होता है। देखो जैसे एक कॉलेज है, उसमें आपके जो है स्टूडेंट्स भी होंगे, टीचर्स भी होंगे, प्रिंसिपल भी होंगे, लाइब्रेरियन होंगे, फिजिकल इंस्ट्रक्टर होंगे, एडमिनिस्ट्रेटर और अदर स्टाफ, ये सब लोग हैं, ठीक है। कॉलेज इन सब लोगों से मिलके बना है, तो दे ऑल आर रिलेटेड टू वन अनदर इन एन ऑर्डरली वे। हर कोई जो है एक दूसरे से रिलेटेड है ना, कि टॉप मैनेजमेंट भी होगा जिसमें आपके
ओनर्स आएंगे, उसके बाद उसके नीचे हेड्स आएंगे, उसके नीचे आपकी टीचर्स आएंगे, देन जो है स्टाफ आएगा, लोअर स्टाफ आएगा। तो ये सारी चीज़ें एक ऑर्डरली वे में जो है वो एक दूसरे से रिलेटेड है ना, तो सब मिलके काम करते हैं, एक सिस्टम इसको हम बोलते हैं। अब सिस्टम अप्रोच के ना कुछ फीचर्स हैं जिसमें पहला है इंटरकनेक्टेड सब सिस्टम, दूसरा है नो आइसोलेशन, तीसरा है बाउंड्री एंड फोर्थ है चेंजिंग एनवायरमेंट। अब इसका मतलब क्या होता है एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करेंगे इंटरकनेक्टेड सब सिस्टम। ये क्या होता है सब सिस्टम? तो देखो एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो मान लो एक बड़ी पजल है, ठीक है। पजल हमने बचपन में करी है ना, पजल 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 मिलाते थे एक फिर वही पूरी पिक्चर बनती थी, है ना, याद है ना। तो एक ऑर्गेनाइजेशन भी क्या है, एक बड़ी सी पजल है जिसमें छोटे छोटे पीसेज हैं, छोटे छोटे पीसेज हो गए, यानी कि कोई मैनेजर हो गया, कोई इंप्लॉई हो गया, कोई कुछ हो गया, कोई कुछ हो गया, है ना, सब मिलकर काम करते हैं, ठीक है। तो ये जो छोटे छोटे पीसेस होते हैं इसी को हम सब सिस्टम बोलते हैं। ये लोग क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हैं, ये एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं। मार्केटिंग मैनेजर उसकी टीम होगी, मार्केटिंग मैनेजर फाइनेंस डिपार्टमेंट से भी जो है इंटरैक्ट करेगा, और जो है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से भी इंटरैक्ट करेगा, उन पर डिपेंड रहेगा, है ना। तो हर एक डिपार्टमेंट एक दूसरे से इंटरैक्ट करता है, हर एक डिपार्टमेंट एक दूसरे पे डिपेंड करता है, और इसी से ही हमारा ऑर्गेनाइजेशन जो है वो प्रॉपर्ली फंक्शन करता है, यानी प्रॉपर्ली काम करता है। तो इसलिए पहला फीचर हमारे सिस्टम अप्रोच का यही है कि एक इंटरकनेक्टेड सब सिस्टम है। उसके बाद नो आइसोलेशन। नो आइसोलेशन की अगर हम बात करें, आइसोलेशन क्या होता है? आइसोलेशन का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को, कोई चीज़ जब अकेली पड़ जाए, है ना, तो यहाँ पे किसी भी तरीके का आइसोलेशन नहीं होता, ये बात ध्यान रखेंगे। तो मैनेजर नीड टू सी हाउ दी सब सिस्टम रिलेट टू ईच अदर। तो मैनेजर को ये देखना है कि कैसे ये जो सब सिस्टम्स जिनकी हम बात कर रहे हैं ये कैसे एक दूसरे से रिलेट करते हैं, और इसमें समझना कि अंडरस्टैंड करना दैट हाउ ईच पजल पीस फिट इनटू द लार्जर पिक्चर। भाई हर एक, देखो मान लो ये ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें एक एचआर डिपार्टमेंट होगा, एक फाइनेंस डिपार्टमेंट भी होगा, मैनेजर होगा, एक मार्केटिंग मैनेजर भी होगा, प्रोडक्शन मैनेजर भी होगा, तो इन सबसे मिलकर तो ये बिगर पिक्चर बनेगी ना। तो ये सब पीसेज हैं, तो इन सबको समझना कि भाई कोई भी इसमें आइसोलेट नहीं है, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है। किसी मतलब सब एक दूसरे पे डिपेंड है, सब मतलब एक के बिना दूसरे का गुजारा नहीं है। ऐसा नहीं कि आप एक पजल का एक पीस निकाल दो तो मेरा काम चल जाएगा, नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा। पजल तभी बनेगी, बिगर पिक्चर जब बनेगी, जब सारे मिलकर काम करेंगे, तभी तो पजल बनेगी ना पूरी। तो नो आइसोलेशन, किसी भी तरीके का आइसोलेशन नहीं है। उसके बाद बाउंड्री। ऑर्गेनाइजेशन की बाउंड्री होती है जो एक ऑर्गेनाइजेशन को जो है, देखो दैट सेट इट अपार्ट फ्रॉम अदर सिस्टम, दूसरे सिस्टम से अलग करती है। जैसे इन्होंने बोला इसमें हमें बाउंड्री बाउंड्री की अगर हम बात करें तो हेल्प करता है कि विच पार्ट आर इनसाइड एंड विच पार्ट आर आउटसाइड, यानी कि कौन से पार्ट हमारे पजल के जो है इनसाइड वाले हैं और कौन से पार्ट हमारे आउटसाइड वाले हैं। आउटसाइड हमारे कस्टमर हो गए, इनसाइड हमारे एम्प्लॉइज हो गए। तो ये जो बाउंड्री है वो डिफाइन करती है ऑर्गेनाइजेशन की स्कोप्स एंड लिमिट्स को। उसके बाद चेंजिंग एनवायरमेंट। चेंजिंग एनवायरमेंट की अगर हम बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो डायनेमिक सिस्टम है, बिकॉज ये जो है एनवायरमेंट से बड़ी जल्दी इफेक्ट होते हैं। दे कैन बी इन्फ्लुएंस बाय थिंग्स लाइक पावर कट, है ना। तो पावर कट हो गई, स्ट्राइक हो गई, शिफ्ट कस्टमर प्रेफरेंस, कस्टमर की प्रेफरेंस शिफ्ट हो गई। मतलब पहले आपका प्रोडक्ट कस्टमर खरीद रहा है, उसकी प्रेफरेंस नहीं है, वो मार्केट में तो कंपटीशन चलता है, वो शिफ्ट हो गया उसका प्रेफरेंस। तो दैट्स व्हाई मैनेजमेंट नीड टू कीप एन आई ऑन व्हाट्स हैपनिंग आउटसाइड एंड मेक एडजस्टमेंट व्हेन नीडेड। एज वी नो, अगर हमें मार्केट में सर्वाइव करना है तो इस डायनेमिक एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। उसके बाद आता है लास्ट अप्रोच, दैट इज हमारी कंटिजेंसी अप्रोच। तो कंटिजेंसी अप्रोच क्या बोलती है कि किसी भी प्रॉब्लम का कोई एक सोल्यूशन नहीं हो सकता, नो वन बेस्ट वे। मतलब कोई भी अगर प्रॉब्लम है तो जरूरी नहीं है उसका सिर्फ एक ही सोल्यूशन हो, उसके कई सोल्यूशन हो सकते हैं। हर हो सकता है कि आपने यही सेम प्रॉब्लम पहले भी फेस करी हो और उस प्रॉब्लम पे आपने कोई एक सोल्यूशन पहले वहाँ पे लगाया हो और वो वहाँ पे वर्क कर गया हो, और वही सेम प्रॉब्लम दोबारा आ गई है और आप वही वाला सोल्यूशन लगाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन वहाँ पे वो मतलब सोल्यूशन फिट नहीं बैठ रहा। दिस इज व्हाट कंटिजेंसी अप्रोच, की कोई एक सोल्यूशन हर प्रॉब्लम में फिट नहीं बैठ सकता, ठीक है। तो कंटिजेंसी अप्रोच ये बोलती है कि देयर इज नो वन बेस्ट वे टू मैनेज एन ऑर्गेनाइजेशन। एक तरीका हो ही नहीं सकता हर ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करने का। हर ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट है और हर ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करना का तरीका डिफरेंट ही होगा। किसी भी तरीके को आप बेस्ट वे नहीं बोल सकते, तो आपको अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग ही अपना तरीका अपनाना पड़ेगा। तो कंटिजेंसी थ्योरी डिजाइन की गई है जो मैनेजर को बताती है या मैनेजर को एक नॉलेज प्रोवाइड करती है कि कैसे उनको न्यूमरस पॉसिबल सोल्यूशन जो है वो एग्जामिन करने होंगे किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। नंबर ऑफ पॉसिबल सोल्यूशन उनको एग्जामिन करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे मैनेजर जो है वो शुड बी फ्लेक्सिबल इन देयर अप्रोच। फ्लेक्सिबल, ऑब्वियसली फ्लेक्सिबिलिटी तो रिक्वायर्ड होगी, रिजिडिटी तो कहीं नहीं चलती, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब यही होता है कि आप जो है चेंजेस को अडॉप्ट कर रहे हो, आप सिचुएशन के अकॉर्डिंग काम कर रहे हो, आप कोई पुराना तरीका बार बार एक ही तरीके से काम नहीं कर रहे, आप तरीकों को चेंज कर रहे हो। तो मैनेजर शुड बी फ्लेक्सिबल इन देयर अप्रोच एंड विलिंग टू एडजस्ट देयर स्ट्रेटजीज बेस्ड ऑन चेंजिंग सिचुएशन। मतलब मैनेजर जो है वो उनको उनके अंदर ये अपने आप से इच्छा होनी चाहिए कि उनको अपनी स्ट्रेटजी जो है वो चेंजिंग सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रेटजी को भी क्या करना चाहिए, एडजस्ट करना चाहिए। तो हो सकता है कि किसी एक केस में कोई एक चीज बहुत अच्छे से काम की गई हो, मतलब व्हाट वर्क्स वेल इन वन केस में नॉट वर्क इन अनदर। हो सकता है कि एक सोल्यूशन आपने किसी प्रॉब्लम में लगाया हो, वो वहाँ पे अच्छे से काम कर गया, तो जरूरी नहीं है कि वही सोल्यूशन आप दूसरी प्रॉब्लम में लगाओगे तो वहाँ भी मतलब उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके, तो ऐसा जरूरी नहीं होता। नाउ लेट्स टॉक अबाउट फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। अभी तक हमारा नेचर, स्कोप, मीनिंग, डेफिनेशन, इवोल्यूशन, अप्रोचेस सब हमने कवर कर लिया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। तो आप देख सकते हो ये चार्ट आप बना सकते हो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में। प्लानिंग, स्टाफिंग, प्लानिंग, उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग, उसके बाद स्टाफिंग एंड देन डायरेक्टिंग एंड देन कंट्रोलिंग। ये 5 फंक्शन है, याद कर लीजिए। इस तरीके से आप जो है एक फ्लो चार्ट भी बना सकते हो फंक्शंस के ऊपर। तो प्लानिंग क्या होता है, देखो पहले जो है प्लानिंग की जाती है, ठीक है। प्लानिंग क्या होती है, देखो सबसे पहले जो है ये हमारे मैनेजमेंट का सबसे जरूरी फंक्शन होता है और पहला फंक्शन होता है जिसमें आप जो है किसी भी काम को करने के लिए क्या करते हो, प्लानिंग करते हो। तो इसका मतलब क्या है, विद थिंकिंग इन एडवांस अबाउट व्हाट टू डू एंड हु इज गोइंग टू डू इट। मतलब एडवांस में ही सोच रहे हो कि ये काम कैसे करना है, कब करना है, कौन करेगा, हाउ टू डू, व्हेन टू डू, हु विल डू, ये सब आप डिसाइड करते हो इस स्टेज पे। एंड देन प्लानिंग क्या करता है, प्लानिंग जो है वो ब्रिज करता है द गैप बिटवीन द इनिशियल पॉइंट टू द डेस्टिनेशन टू रीच। ऑब्वियसली जहाँ जो गोल आपने सोचा है कि मुझे ये गोल अचीव करना है, तो वहाँ की स्टार्टिंग क्या करता है, मतलब पहले इनिशियल पॉइंट होता है, आप एक इनिशियल पॉइंट पे खड़े हो एंड देन आपको इस गोल तक अचीव, मतलब इस गोल को अचीव करना है, तो यहाँ से शुरुआत करनी पड़ेगी स्टेप बाय स्टेप चल के आप इस गोल तक पहुंच पाओगे, है ना। तो प्लानिंग ये प्लानिंग है ना, ये इस गैप को क्या कर रहा है, ब्रिज कर रहा है, ठीक है। तो सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, पॉलिसीज, प्रोसीजर्स, ये सब प्लानिंग में आता है कि क्या ऑब्जेक्टिव रहेगा, मतलब ये जो हम काम करने वाले हैं ये क्यों कर रहे हैं, क्या पर्पस है, और इस काम को करने के लिए क्या क्या पॉलिसीज रिक्वायर्ड है, क्या क्या प्रोसीजर रिक्वायर्ड होंगे, ये सब हम प्लानिंग में डिसाइड करते हैं। तो एसेंशियल एलिमेंट्स प्लानिंग का क्या है, डिसीजन मेकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है। जैसे उन्होंने एक एग्जाम्पल भी दिया कि इन राम्स ऑर्गेनाइजेशन द ऑब्जेक्टिव इज द प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ शूज़, कि एक राम का बिजनेस है, ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे
ऑब्जेक्टिव क्या है, शूज़ का प्रोडक्शन और शूज़ का सेल करना। तो ही हैज़ टू डिसाइड, तो उसको क्या करना पड़ेगा प्लानिंग वाले स्टेप में कि भाई कितनी क्वांटिटी मुझे शूज़ प्रोड्यूस करना है, कैसी वैरायटी रखूंगा, क्या कलर रखूंगा, ठीक है। तो उसके रिगार्डिंग प्लानिंग में ये सारी चीज़ें वो डिसाइड करेगा, ठीक है। और फिर जो है रिसोर्सेज को एलोकेट करेगा कि भाई शूज़ बनाने के लिए मुझे क्या क्या खरीदना पड़ेगा डिफरेंट डिफरेंट सप्लायर से। तो प्लानिंग जो है वो आप अवॉइड कर ही नहीं सकते, ठीक है। बट प्लानिंग जो है वो किसी भी प्रॉब्लम को अवॉइड या स्टॉप नहीं कर सकता, लेकिन साथ ही साथ वो एंटीसिपेट भी कर सकता है। एंटीसिपेट का मतलब प्रिडिक्ट भी कर सकता है, एंड इमरजेंसी प्लान जो है वो प्रिपेयर किए जाने चाहिए अगर कोई भी प्रॉब्लम आप इन नियर फ्यूचर फेस करते हो तो ये हम लिख सकते हैं प्लानिंग वाले पार्ट में। उसके बाद आता है ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें, ऑर्गेनाइजिंग हमारा सेकंड फंक्शन है मैनेजमेंट का। इसमें हम क्या करते हैं, हम ड्यूटीज अलॉट करते हैं, हम एक्टिविटीज़ को ग्रुप करते हैं कि कौन सा ग्रुप कौन सी एक्टिविटी करेगा। यानी कि अगर हम शूट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं तो इसमें क्या 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 स्टेप्स और प्रोसीजर होंगे और हर प्रोसीजर को कौन पूरा करेगा। तो इसमें जो है हम लोग इस अथॉरिटी को भी स्टैब्लिश करेंगे कि किसकी क्या अथॉरिटी रहेगी, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, और उस हिसाब से हम रिसोर्सेज को एलोकेट करेंगे, ठीक है। तो जब आपका प्लान बन जाता है तो ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन जो है वो क्या करता है, उन्हीं एक्टिविटी को रिव्यू करता है और जो भी रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट होती है प्लान के अकॉर्डिंग उनको अप्लाई किया जाता है। तो ऑर्गेनाइजिंग ही डिसाइड करता है कि किसी भी पर्टिकुलर टास्क को कौन परफॉर्म करेगा एंड वेयर एंड व्हेन इट विल बी डन। तो ये सारी चीज़ें ऑर्गेनाइजिंग में आएंगी। तो जैसे एग्जांपल समझते हैं, तो राम की एंटरप्राइज जो शूज़ का है, देयर आर मैनी ड्यूटीज टू बी परफॉर्म, है ना। भाई शूज़ बनाने हैं तो बहुत सारी काम होंगे। सो ही एलोकेट द ड्यूटी। अपने ऑर्गेनाइजेशन में हर किसी ग्रुप ऑफ पीपल को वो काम देगा कि तुम्हारा ये काम है, तुम्हारा ये काम है। तो उसको ये डिसाइड करना होगा कि जो है क्या क्या टास्क रहेंगे, कैसे जो है सेल्स करनी है, कैसे जो है वो रिकॉर्ड कीपिंग करनी है, क्वालिटी कंट्रोल, इन्वेंट्री कंट्रोल, बहुत सारे टास्क होंगे। तो वो सारी जो है एक हायरार्की डेवलप करेगा। देयर इज एन ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की सो दैट रिपोर्टिंग इज इजी एंड देयर इज अ स्मूथ फ्लो विद इन द एंटरप्राइजेस। तो एक ऑर्गेनाइजेशन को चलाना इतना भी आसान है जो हमें लगता है। बहुत सारी एक्टिविटीज होती है और हर एक्टिविटी को के लिए हमें लोग डिसाइड करने होते हैं कि कौन से लोग उसको काम को करेंगे और किस तरीके से हमें अथॉरिटी को डेलीगेट करना है और साथ ही साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी को। उसके बाद आता है स्टाफिंग। अब ऑब्वियसली लोगों की जरूरत तो पड़ेगी ना काम करवाने। तो स्टाफिंग क्या है, प्रोसेस ऑफ हायरिंग एंड डेवलपिंग द रिक्वायर्ड पर्सनल टू फिल द वेरियस पोजीशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। कि ऑर्गेनाइजेशन में जो काम करने हैं वो करेगा कौन, उसको हायर भी तो करना पड़ेगा। तो स्टाफिंग वो प्रोसेस है जिसमें आप लोगों को हायर करते हो, आप उनको डेवलपिंग द रिक्वायर्ड पर्सनल टू फिल इन वेरियस पोजीशन, यानी कि जो भी खाली पोजीशंस हैं वो फिल करते हो बेसिकली। तो इट इज द पार्ट ऑफ मैनेजमेंट प्रोसेस विच इज कंसर्न विद रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्लेसमेंट, एलोकेशन, कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। यानी कि यहाँ पे ये वाला जो फंक्शन है ये ह्यूमन रिसोर्सेज के रिक्रूटमेंट, वही उनको रिक्रूट करना पहले तो, ठीक है। रिक्रूटमेंट आप क्या करते हो, रिक्रूटमेंट में आप अपनी वैकेंसी पोस्ट करते हो, हाँ उस वैकेंसी को देख के लोग आते हैं, एंड देन आप उनका इंटरव्यू लेते हो, देन आप उनका सिलेक्शन करते हो, देन उनको प्लेस करते हो उनकी जॉब पे, एंड देन जो भी रिसोर्सेज रिक्वायर्ड है प्रॉपर्ली एलोकेट करते हो कि ये पर्सन किस टीम में जाएगा, क्या काम करेगा, वटएवर ये सारा होता है। तो व्हेन राम इज हायरिंग पर्सन फॉर हिज एंटरप्राइजेस ही विल रिक्रूट डिफरेंट पीपल फॉर डिफरेंट टास्क, है ना। हर टास्क के लिए हर अलग बंदा हायर होगा अपनी अपनी स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग। तो ऑब्वियसली राम को यह इंश्योर करना पड़ेगा कि ही इज हायरिंग द राइट पीपल विद द राइट क्वालिफिकेशन फॉर द राइट जॉब। तो इसमें जो है ये सारा काम होता है। उसके बाद आता है फोर्थ फंक्शन दैट इज डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग जो है वो क्या बोलते हैं कि एक वो कंपोनेंट है हमारे मैनेजमेंट का जो ये इंश्योर करता है कि मेंबर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन वर्क इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली फॉर अचीविंग द डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव, है ना। तो डायरेक्टिंग का मतलब यही है कि जिसमें मैंने ये इंश्योर किया जाता है मैनेजर्स के द्वारा कि वर्कर्स या जो हमारे एम्प्लॉइज हैं वो अच्छे से काम कर रहे हैं नहीं कर रहे, वो ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे। जैसे राम की एंटरप्राइज की अगर हम बात करें तो एम्प्लॉइज को कुछ डाउट्स होंगे या डिफिकल्टी आ रही होगी टास्क को करने के लिए, तो वो अपने सुपरवाइजर की हेल्प लेगा। सुपरवाइजर उसको गाइड करेगा अपने जूनियर को, है ना। तो सुपरवाइजर का काम यही होता है गाइड करना, ताकि एम्प्लॉइज जो अच्छे से काम कर पाए, टास्क को अचीव कर पाए। तो यही होता है डायरेक्शन। कंट्रोलिंग की अगर हम बात करें तो ऑब्वियसली अब हमने सबको सिखा दिया, डायरेक्शन दे दी एम्प्लॉइज को टास्क पूरा करना आता है, अच्छे से काम करना आता है। तो अब हमें एज अ सुपरवाइजर हमें उनको मॉनिटर करना पड़ेगा कि वो सही से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ये कंट्रोलिंग वाले पार्ट में आता है। और जैसे राम ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि उसको 1000 शूज़ पर वीक बेचने हैं, तो ये क्या है, उसने स्टैंडर्ड डिसाइड कर दिया कि मुझे 1000 पेयर शूज़ के बेचने एक हफ्ते में। तो एक स्टैंडर्ड डिसाइड कर लिया राम ने, ठीक है। तो अब एंड ऑफ द वीक को ये देखेगा कि जो मैंने स्टैंडर्ड डिसाइड किया था कि एक्चुअल परफॉर्मेंस उसके अकॉर्डिंग हुई या नहीं हुई। अगर तो एक्चुअल परफॉर्मेंस जो है वो नहीं हुई, यानी कि मान लो मैंने तो सोचा था 1000 बेचूंगा लेकिन 800 ही बेच पाया, इसका मतलब कुछ ना कुछ शॉर्टफॉल आया, है ना। तो अब एज अ मैनेजर हम ये देखना है कि ये डेविएशन क्यों आ रहा है, मतलब क्या रीजन है, क्या कॉजेज हैं। तो करेक्टिव एक्शन जो है वो लिए जाएंगे कंट्रोलिंग वाले पार्ट में। तो ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। उसके बाद आता है हमारा मैनेजरियल कॉम्पिटेंसीज। तो ये मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि हम क्या क्या टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। तो इसमें हमारा मैनेजरियल कॉम्पिटेंसीज था। तो मैनेजरियल कॉम्पिटेंसीज की क्वेश्चन आ सकता है, तो इसलिए हम इसको कर रहे हैं, मतलब एक्सपेक्टेड है। फंक्शन स्किल्स, मतलब स्किल्स में भी आप ये सारी चीज़ें डाल सकते हो, है ना। तो स्ट्रॉन्ग लीडर्स क्रिएट स्ट्रॉन्ग बिजनेस एज वी नो, है ना। तो मेकिंग मैनेजर कॉम्पिटेंसी अ थिंग टू लुक एट व्हेन हायरिंग लीडरशिप और प्रमोटिंग एम्प्लॉय फ्रॉम विद इन। तो अब इसमें कुछ हमारे को पॉइंट्स दिए हुए हैं जो मैनेजरियल कॉम्पिटेंसीज के बारे में है। तो सबसे पहला है हमारा रोबस्ट इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल। मतलब एक मैनेजर अगर आपको बनना है तो आपके अंदर क्या कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए, आपके अंदर क्या स्किल होनी चाहिए। सबसे पहला यही है कि आपकी इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल जो है वो बड़ी अच्छी होनी चाहिए। तो इंटरपर्सनल क्या होता है, सबसे पहले इंटरपर्सनल ये होता है कि आप कैसे लोगों के साथ बातचीत करते हो, उनके साथ आपके रिलेशंस कैसे हैं, ये सारी चीज़ें। तो इसमें द एबिलिटी टू आइडेंटिफाई, अंडरस्टैंड एंड एंटिसिपेट द इमोशंस। तो इसमें क्या करता है मैनेजर के अंदर वो एबिलिटी होनी चाहिए कि वो इमोशंस को आइडेंटिफाई कर पाए, यानी कि जो भी उसके एम्प्लॉइज़ हैं उनके इमोशंस को समझ पाए, उनको अंडरस्टैंड कर पाए, ठीक है। और इसी से ही अगर उसकी वो अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, अंडरस्टैंडिंग पावर अच्छी है, तभी उसकी इंटरपर्सनल स्किल्स अच्छी डेवलप हो पाएंगी। तो ये अगर एबिलिटी अगर उसके अंदर है तो अगर वो कम्युनिकेट इफेक्टिवली कर पाता है, वो जो है हर किसी के साथ प्रॉपर तरीके से बातचीत कर पाता है, उनको समझ पाता है, तो ये स्किल होने की वजह से क्या होगा, मैनेजर को ये चीज़ हेल्प करेगी लोगों की फीलिंग्स को समझने में। वो रीड कर पाएगा उनके फेसेस, वो रीड कर पाएगा, समझ पाएगा उनको, है ना। और फिर जो है एम्प्लॉइज़ को गाइड भी कर पाएगा कि किस तरीके से जो है उनको मोटिवेट भी कर पाएगा। तो ये होना बहुत अच्छी ज़रूरी है, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी ज़रूरी है। उसके बाद सेकंड आता है दैट इज कैपेसिटी टू लीड एंड मोटिवेट अदर्स। तो एक मैनेजर के अंदर ये क्वालिटी होनी चाहिए, ये कैपेसिटी होनी चाहिए कि वो
दूसरों मतलब लोगों को जो उसके अंडर काम कर रहे हैं, उसकी एज अ मैनेजर मेरे अंडर अगर 10-20 लोग काम कर रहे हैं, तो मेरे को उनको लीड करना आना चाहिए, मुझे उनको मोटिवेट करना आना चाहिए। तो ये कैपेबिलिटी मेरे अंदर होनी चाहिए एज अ मैनेजर। तो स्ट्रॉन्ग लीडर इफेक्टिवली रैली पीपल टुगेदर टू अचीव कॉमन गोल बाय क्रिएटिंग अ कलेक्टिव विजन। तो एक स्ट्रॉन्ग लीडर वही होता है जो मतलब लोग उसको फॉलो करें, है ना। रैली पीपल का मतलब क्या है कि लोगों को भी वो पसंद आना चाहिए, तभी तो लोग उसको फॉलो करेंगे और किस डायरेक्शन में फॉलो करेंगे, ताकि ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव किया जाए, जिसको हम कॉमन गोल बोलते हैं। और ये तभी हो पाएगा जब हमारा विजन जो है वो कलेक्टिव होगा। विजन कलेक्टिव होने का मतलब है कि लीडर मैं नहीं कर रहा, लीडर वी कर रहा है। वी मतलब हम की बात करता है कि हम सब साथ चलेंगे, हम सब अपना डेवलपमेंट करेंगे, मतलब एक कलेक्टिव विजन की बात करता है स्ट्रॉन्ग लीडर। तो जिसमें जो एम्प्लॉइज हैं, जो टीम्स हैं, उनके अंदर एक सेंस ऑफ पर्पस डेवलप होता है, कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन के प्रति भी वो कनेक्टेड फील करते हैं, एंड देन वो अच्छे से काम भी करते हैं। तो ये कैपेसिटी मैनेजर में होनी चाहिए कि वो अपने जो उसके सबॉर्डिनेट्स हैं, उसके जो टीम मेंबर्स हैं, उनको लीड करना अच्छे से आना चाहिए और उनको मोटिवेट करना आना चाहिए। तो ऑब्वियसली कम्युनिकेशन लेवल अगर अच्छा होगा तो कर भी पाएगा। तो अगर एक मैनेजर के अंदर ये कॉम्पिटेंसी है कि वो अपने टीम मेंबर्स की स्ट्रेंथ और वीकनेस को अंडरस्टैंड करता है, तो इसी नॉलेज को यूज करके वो उनको मोटिवेट भी कर पाएगा। और ऑब्वियसली मोटिवेशन वो पावर है जिससे आप अपने एम्प्लॉइज को बेटर परफॉर्म करने के लिए जो है पुश कर सकते हो, है ना। तो बिकॉज कम्युनिकेट स्किल्स बहुत अच्छी है उसकी, और इसी से जो है एक ट्रस्ट बेस जो है वो डेवलप होता है ऑर्गेनाइजेशन में, और इसीलिए लीडर्स की सुनी जाती है, टीम मेंबर्स उनको सुनते हैं, उनको फॉलो करते हैं, और इसी से ही वो मोटिवेट होकर काम करते हैं। तो ये कॉम्पिटेंसी होना जरूरी है एक मैनेजर के अंदर। उसके बाद एक मैनेजर या एक लीडर के अंदर जो है मैनेजरियल कॉम्पिटेंसी ये भी होनी चाहिए कि एक्सीलेंट रिटन कम्युनिकेशन स्किल। तो हाई लेवल की रिटन कम्युनिकेशन स्किल जो है वो मैनेजर्स को की होनी चाहिए। इससे क्या होगा कि जो भी वो कहना चाहते हैं उनको रिटन वर्ड में आना चाहिए लिखना। ऑब्वियसली रिटन स्किल उनकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर ये कॉम्पिटेंसी उनके अंदर है कि भाई प्रॉपर ग्रामर, स्पेलिंग, पंक्चुएशन उनको बहुत अच्छे से लिखनी आनी चाहिए, जिससे जो है लोग उनको उनकी कम्युनिकेशन को समझ भी पाएँ, प्रॉपर तरीके से अंडरस्टैंड भी कर पाएँ, ठीक है। तो इसमें जो है उनकी रिटन कम्युनिकेशन स्किल्स बेटर होनी चाहिए, बेस्ट होनी चाहिए। उसके बाद एक और कॉम्पिटेंसी दैट इज एन ऑनेस्ट एथिकल माइंडसेट टुवर्ड बिजनेस। तो मैनेजर का जो माइंडसेट है वो ईमानदार होना चाहिए, एथिकल होना चाहिए। तो गुड मैनेजर जो है वो एथिकल, ऑनेस्ट और ह्यूमन बिहेवियर डिस्प्ले करते हैं। अच्छा जो है एथिकल ह्यूमन बिहेवियर को फॉलो करते हैं। तो वो एक तरीके से रोल मॉडल की तरह अपने आप को दिखाते हैं और अपनी वैल्यूज को डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। तो वाइल गुड मैनेजर जो है वो एम्बिशियस भी होते हैं। एम्बिशियस मतलब जो जिनका एक एम होता है ना। दे ऑलवेज पुट द नीड ऑफ द कंपनी अबव पर्सनल गेन, है ना। मतलब जो अच्छा मैनेजर होगा वो अपने पर्सनल बेनिफिट्स को बाद में रखेगा, लेकिन उस ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट को वो अपनी पर्सनल से गेन से ऊपर रखेगा। तो और साथ ही साथ अपने एम्प्लॉइज को रिस्पेक्ट और डिसेंसी से ट्रीट करेगा। तो उसका जो माइंडसेट होना चाहिए बिजनेस के प्रति वो ईमानदार होना चाहिए, एथिकल होना चाहिए। उसके बाद एक्सेप्शनल प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। एज वी नो प्रॉब्लम्स तो डे टू डे हम लोग देखते ही हैं, फेस करते ही है एक मैनेजर। तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कैपेबिलिटी उसके अंदर होनी चाहिए। तो ऑल लीडर्स हैव टू सॉल्व प्रॉब्लम इवेंचुअली, बट गुड मैनेजर टेक प्रोएक्टिव अप्रोच। अभी प्रोएक्टिव अप्रोच कौन सी होती है कि अगर हम कोई प्रॉब्लम आने भी वाली है तो हम उसका पहले से हमें अंदेशा हो जाए और हम प्रिवेंटिव मेजर ले पाए उस प्रॉब्लम को आने से पहले। ये एक्सेप्शनल प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल एक मैनेजर को होनी चाहिए। उसके बाद एबिलिटी टू सी एंड डेवलप पोटेंशियल। तो इफेक्टिव लीडर जो है वो अपने एम्प्लॉइज के अंदर पोटेंशियल को रिकॉग्नाइज करते हैं और उनको हेल्प करते हैं डेवलप करने में। मतलब हर एक लीडर क्या चाहता है कि मेरे अंडर अगर कोई पर्सन काम कर रहा है तो उसको मैं डेवलप करूँ टाइम टू टाइम। तो दे अंडरस्टैंड दैट एवरीवन हैज अनटैप्ड टैलेंट। अनटैप्ड टैलेंट का मतलब ये होता है कि हर एक पर्सन का कोई ना कोई हिडन टैलेंट तो होता ही है जो उसने कभी आज से पहले टच ना किया हो, टैप ना किया हो। तो एक मैनेजर या एक लीडर ही उस टैलेंट को पहचान सकता है। कहते हैं ना कि हीरे की पहचान जौहरी को ही होती है। तो ऐसे ही एक मैनेजर के अंदर वो कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि अगर उसको लग रहा है कि कोई टीम मेंबर ऐसा है जिसके अंदर हिडन टैलेंट है और मैं उसको तराश सकता हूँ, तो वो कैपेबिलिटी उसके अंदर होनी चाहिए। तो इसको बोलते हैं एबिलिटी टू सी डेवलप पोटेंशियल। और देन आता है कैपेसिटी फॉर स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। तो लीडर्स विद द एबिलिटी टू क्रिएट एंड इंप्लीमेंट लॉन्ग टर्म प्लान दैट अलाइन विद योर कंपनीज विजन एंड गोल आर गुड चॉइसेस। तो लीडर के अंदर ये भी एबिलिटी होनी चाहिए कि ऐसा मतलब जो है लॉन्ग टर्म प्लान वो बनाए और उसको इंप्लीमेंट करे जो हमारे गोल, कंपनी के गोल के साथ अलाइन होने चाहिए। मतलब कि जो भी हम लोग प्लान कर रहे हैं, जो भी लॉन्ग टर्म प्लान बना रहे हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल के साथ अलाइन करने चाहिए, उसके अकॉर्डिंग होने चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने ऑर्गेनाइजेशन के विजन के बियॉन्ड जाके कुछ किया, मतलब ऑर्गेनाइजेशन किसी और डायरेक्शन चाहता है और आप कोई अदर डायरेक्शन के प्लान बना रहे हो, ऐसा नहीं चलेगा। तो ये कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए कि आप जो भी प्लान बना रहे हो उससे हमारे ऑर्गेनाइजेशन के विजन की बात की गई। विजन का मतलब विजन के अकॉर्डिंग होना चाहिए, ठीक है। विजन का मतलब ये होता है कि देखो हम अपना जो है कंपनी को आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद किस लेवल पे देखना चाहते हैं, दैट इज विजन, ठीक है। और विजन तक पहुंचने के लिए मिशन बनाए जाते हैं, प्लानिंग की जाती है। तो ये सारी आप चीज़ें लिख सकते हो। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन स्किल होनी चाहिए, इनोवेटिव स्पिरिट होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें आप अपनी लैंग्वेज में बना के लिख सकते हो अगर इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो।